अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम सदफ अदनान के नावल तुम मेरा रंग हश्तम को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। आज की रात साहिल की ज़िंदगी की भयानक तरीन रातों में से एक थी। वैसे तो इसकी अनगिनत रातें यहाँ गुजरी थीं, लेकिन आज की रात जेल की इस काल कोठरी के फर्श की खुदराहट और भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो खुद को घसीटते हुए सलाहों के पास चला आया। इन पर हाथ जमाते हुए इसे बर्फ से ठंडक महसूस हुई जो कि इसकी रगों में उतरने लगी। इसने नज़र उठाकर आसमान की वसत की तरफ देखना चाहा तो इसे कुछ नज़र ना आया। चलो कल सुबह आसमान देख ही लूँगा, इसने खुद को बहलाया। वो खुद को आज की रात के हिसाब से पूरे चांद की रात थी। सामने दीवार पर इसने ठीक 14 लकीरें कोयले से काढ़ी हुई थी। पूरे चांद को देखने की हसरत इसे सता रही थी। आज की रात गुजर जाती तो फिर शायद ये नज़ारा इसकी ज़िंदगी में कभी ना आता, क्योंकि कल सुबह इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना था। वो अभी से मौत की सरसराहट को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा था। अपने बाकी बचे हुए वक्त को वो अपनी यादों के नाम करना चाहता था। आज जलती सुलगती यादें इसकी रफीक थीं। आज सुबह से ही बादल गड़गड़ कर के आ रहे थे। किसी भी लम्हे बूंदों की टप टप शुरू हो जानी थी। अंजर साहब जो मकामी कॉलेज में प्रोफेसर थे, छुट्टी का दिन भी अपनी पसंदीदा किताब के मुताले में मस्त थे कि इनके बच्चों साहिल और माहम ने इनके आगे मौसमनामा पेश करना शुरू कर दिया। क्या बाबा जानी, इस प्यारे मौसम को आप इन किताबों के मुताले की नज़र कर रहे हैं। वो दोनों इनके पास बैठकर इनको अपने बनाए गए मंसूबे के तहत इनको घेरने लगे। इनकी वालदा रुकैया बेगम बच्चों की शरारत समझकर ज़ेरे मुस्कुराने लगी। इनका सबसे बड़ा बेटा सजील भी कमरे से निकलकर वहाँ आ बैठा था। भाई बारिश हो और घर के सहन में ही इससे लुत्फ होने का कोई मज़ा है। वो गाड़ी लेकर सड़क के धक्के खाने में कहा, क्यों बेगम? उन्होंने रुकैया बेगम से अपनी बात की तायीद की। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए सर इस बात पे हिला दिया। मेरे तो इम्तहानात सर पर हैं, इसलिए मुझे तो माफ़ करें आप लोग। इसने साफ इनकार कर दिया। जाएंगे तो सब ही जाएंगे, साहिल ने भाई की तरफ देखते हुए ज़िद्दी लहजे में कहा। हाँ, कितने दिन हो गए नाना की तरफ गए हुए। वाकई बारिश का असल मज़ा तो इनके लॉन में ही है। माम ने भी अपनी तरफ से टुकड़ा जोड़ा। ये मंजर अंजर साहब के घर का था, जो कि अपने आप में ही एक मिसाली घर था। बड़ा सजील इंजीनियरिंग के साल 2 में था। साहिल 12वीं के इम्तहानात से फारिग हुआ था और माहम मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल शुरू होने के मुंतज़िर थी। बड़े बहसों मुबाहसे के बाद आखिरकार जीत साहिल और माहम की हुई। अंजर साहब रुकैया बानो ने हथियार डाल दिए और सजील बड़ी ही मुश्किल से माना था। ये छोटा सा काफिला जीप में ज़रूरी सामान इनके साथ निकला। बादलू ने भी अभी खातिर जमा रखी हुई थी कि इनके नाना की हवेली कुछ ही घंटों की मुसाफत पर थी। इनके नाना हवेली में अपने बेटे के साथ मुकीम थे। कई मरलों पर फैली इस हवेली का अपना ही फसूं था। इन सब के वहां पहुंचने की देर थी कि मौसम अपने जोबन पर आ गया। बावर्ची खाने में पकौड़े के लिए बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी गई थी और साथ साथ चाय की तैयारी भी होने लगी थी। लान में लड़कियां झूले पर पींगे लेने लगी थी। सजील मामू के बेटों के साथ शिकार पर निकल गया। साहिल ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया था और पैदल ही करीबी बाग की तरफ चला जाने लगा। इसकी आंखें इस परिवेश का चेहरा देखने की आस में तरस रही थीं, जिसे देखते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था। तालीमी मसरूफियात की वजह से इनका गांव में हर बार आना मुश्किल हो जाता था। साहिल बाग के दाएं तरफ दरख्तों की ओट में खड़ा हो गया। वहां से अंदर का मंजर हर किसी की निगाहों में आए बगैर बासानी देख सकता था। लड़कियों का एक गोल वहां मौजूद था जो मुख्तलिफ खेलों में आपस में मसरूफ थे। रंगोबू का एक सैलाब सा बारिश की बूंदों के साथ वहां उतर रहा था। इसकी बेकरार निगाह शमाल को ढूंढ रही थी। आखिर वो इसे एक झूले पर बैठी नजर आ गई। झूले पर ऊंची ऊंची पींगे लेते हुए इसे हमेशा की तरह अपनी दस्तरस से बाहर ही दिख रही थी। वो शायद इससे बचपन से मोहब्बत करता था। साहिल के नाना एक छोटे जमींदार थे और ज़मीन के कुछ बीघे पर काश्तकारी करते थे। शमाइल गांव के बड़े चौधरी की बेटी थी और बड़ी हवेली वालों की छोटे खुद मुख्तार काश्तकारों से कम ही बनती थी। साहिल का दिल भी शमाइल के झूलों की पींगों के साथ पींगने लेने लगा। एकदम से इसे वहां पर अपने अलावा भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे कुछ फासले पर वो कोई दरमियानी उम्र का मर्द था जो घोड़े पर सवार था और इसकी नजरों का बाव में मौजूद शमाइल का ही वजूद था। साहिल की मुट्ठियां ही भींच गई। इसका दिल चाहा इसे घोड़े की पुष्ट से घसीट कर उतार ले और कम से कम एक मुक्का तो इसकी नाक पर मार ही दे। वो अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने पर गौर कर ही रहा था कि नाना की हवेली के सिमसे से
फायर होने की आवाज सुनाई दी। वहां से निकलकर तेजी से हवेली की तरफ भागा तो इसी तेजी से घर में दाखिल होते ही से देखा। साहिल को अंदर आते हुए जुलत ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ भाई? इसने पूछा। वो चौधरी के लड़कों से लड़ाई हो गई है और वो असला और गाड़ी लेकर इधर ही आ रहे हैं, सजील घबराई हुई आवाज में बोला था। इसी लम्हे दरवाजे पर जीपू की रुकने की आवाज आई। उन्होंने हवाई फायर करना शुरू कर दिए थे और ऊंची आवाज में सजील को बाहर निकलने का कह रहे थे। इन लोगों ने दरवाजे पर ही पूरी कुव्वत के साथ धक्के देना शुरू कर दिए। अगर वो मजबूत आहनी दरवाजा ना होता तो कब का उखड़कर गिर गया होता। अंदर ख्वातीन भी मौजूद थी। हालात की नजाकत भांपते हुए साहिल ने मामू की पिस्तौल से बाहर की सिमत 2 फायर कर दिए। फायर की आवाज आते ही बाहर तूफान बरपा हो गया। दरवाजे की झरी से देखने पर इसने देखा तो चौधरी का बड़ा बेटा खून में लत पर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हवेली में सरामिगी सी फैल गई। दहशत और खौफ के साये ने इस सब को अपनी लपेट में ले लिया था। पुत्र तो निकल जाए यहाँ से, चौधरी बड़े जालिम लोग हैं। नाना ने इसके सर पर अपने कांपते हाथ रखा। दूसरे लफ्जों में वैसे यहाँ से भागने को कह रहे थे। साहिल का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। बाहर ऊंची आवाज में वावेला किया जा रहा था। वो लोग दरवाजे पर जरबे मार रहे थे। करीब था कि दरवाजा जमीन बोस हो जाता। साहिल को मामू ने पीछे वाले से बाहर निकाला। अल्लाह तुम्हारा वारिस, उन्होंने भीगी हुई आंखों से इसे दुआ दी थी। वो लोग बारिश से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ आए थे और अब साहिल इधर उधर देखे बगैर इस बरसती हुई बारिश में सर पर दौड़ रहा था। मूसलाधार बारिश ने सामने के मंजर धुंधला दिए थे। गीली जमीन मुकम्मल तौर पर कीचड़ में तब्दील हो चुकी थी। इसके पांव बार बार उलझ रहे थे जिससे इसके भागने की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी। इसी लम्हे से अपने करीब ही जीप रुकने की आवाज सुनाई दी। साहिल ने खुद को छुपाने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। जरा से फासले पर कमाद की तैयार फसल खड़ी थी जो इसको बआसानी अपने अंदर छुपा सकती थी। वह जमीन पर लेट गया और खेतों की तरफ कोनियों के बल घसीटने लगा। कीचड़ ने इसे मुकम्मल तौर पर जमीन का हमरंग कर दिया था और कमाद की फसल ने इसको अपने अंदर छुपा लिया था। इसकी तवक्को के मुताबिक जीप में चौधरी ही के लोग थे जो इसे ढूंढ रहे थे। इसे हर हाल में इनकी पहुंच से दूर जाना था। भागने की वजह से इसका तनफ्फुस बहुत तेज हो चुका था। इसका जहन आगे का लाएमल बहुत तेजी से तय कर रहा था। गांव में एक सरामिगी सी फैल गई थी। बड़ी हवेली मातम कद्दा बनी हुई थी। मुलक जहांगीर की जवान मौत ने माहौल पर सोगवारी तारी की हुई थी। इस मौत पर जहाँ बहुत सी आंखें अश्कबार थी वहाँ किसी की बहुत बड़ी मुश्किल दूर हो गई थी। आह बका का तूफान था जो वहाँ बरपा था। दोनों चौधरियों ने अपने लोगों को साहिल की तलाश में लगाया हुआ था जो कि चुपके चुपके अब इनकी बूंद सूंघते फिर रहे थे। नाना की हवेली पर भी चौधरी के लोग तैनात थे जो किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। रुकैया बेगम और माहम मसल्ले पर बैठी हुई थी। साहिल की खैरो आफियत की दुआएं मांग रही थी। आज की रात सब पर भारी थी। सुबह पंचायत ने अपना फैसला भी सुनाना था। इन सब के सरों पर एक अनदेखी तलवार लटक रही थी। रात अपने पंजे गाड़े अंधेरे का खेल खेल रही थी। साहिल के लिए इस वक्त ये अंधेरा किसी नेमत से कम ना था जिसने इसे अपने दामन में समेट लिया था। कमाल की फसल से निकलकर वो छुपते छुपाते सिमत का तयन किए बगैर आगे बढ़ रहा था कि इसे अपने बहुत से ही करीबी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी महसूस हुई और साथ ही इंजन के गरज भी सुनाई दी। वो दम साधे जमीन पर लेटा रहा लेकिन इसे थोड़े ही फासले पर लोगों के लिबास की ससराहट सी महसूस हुई। शायद मौत इसके सर पर आ गई थी। अचानक इसके सामने एक ठोस दीवार आ गई। इसने थोड़ा ऊंचा होकर दीवार की ऊंचाई को टटोला और यह अखलक दोनों हाथ दीवार पर रखकर अंदर की जानिब कूद गया। वो किसी घर का पिछला हिस्सा था जो कि गालिबन जानवरों के बांधने के काम आता था। इस वक्त वहां मुकम्मल अंधेरे का राज था। साहिल ने अंधेरे में वो मुश्किल इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो जानवरों के पीने का पानी इस अंधेरे में चांदनी की परत जैसा झिलमिलाया हुआ महसूस हुआ। इस होली और अंधेरे में से कोई देख लेता तो लाजमन इसे भूत ही समझ बैठता। इसने पानी से अपने चेहरे और हाथों से कीचड़ को धोया। ये जगह इसको छुपाने के लिए मौजूद रही थी। वहां पर एक चलनगा सी चारपाई पड़ी हुई थी। साहिल इस पर गिरने के अंदाज में लेटा तो इसके जिस्म में एक सुकून सा उतरने लगा। इसकी आंखें खुद बहुत आपस में जुड़ने लगी थी। ना जाने वो कितनी देर सोया मगर मच्छरों ने काट काट कर अपनी मौजूदगी का आगाह किया तो वो खुद को सहलाते हुए उठ बैठा। जागने पर इसे शदीद भूख का एहसास हुआ। इसकी आंतें कुलहल्ला पड़ रही थी। दोपहर के पकौड़े और चाय ही इसकी आखिरी ग़िज़ा थी जो इस हंगामे से पहले इसने खाई थी। अब न जाने रात को कौन सा पहर था। भूख की सतह जब ज़्यादा ही बुलंद होने लगी तो इसे मजबूरन घर के अंदर की तरफ रुख करना पड़ा। सारा घर मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। असूलन इसे बावर्ची खाने का रुख करना चाहिए था लेकिन वो तजस्सुस के हाथों
रोशनी के आते कमरे में की तरफ बढ़ा। कमरे से बाहर खुली खिड़की से इसने अंदर झांका तो उसे अपनी बसारत पर यकीन न आया। वो सही सिमत का तयन किए बगैर ही भागा था और मुगालके में दुश्मनों की कछार में आ चुका था। वो इस वक्त बड़ी चौधरी की हवेली में था और शुमाइल के कमरे के बाहर खड़ा था। शुमाइल अपनी पढ़ने वाली मेज़ के साथ कुर्सी पर बैठी हल्की रोशनी जलाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। इसे अपने पीछे खुली खिड़की में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने गर्दन मोड़ी। एक बारी दोनों की नजरें मिली और वो झटके से उठी। साहिल को कमरे का दरवाजा खोलकर इसे अंदर कर लिया। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ये लोग पागल कुत्तों की तरह हर जगह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं, वो दबी आवाज में बोली। साहिल को इसे अपने इतने करीब देखकर चुप ही लग गई थी। दिल के हजारों फसाने थे जो उसे सुनाने थे, लेकिन हालात की सतम ज़रीफी थी जो यूं इन हालात में मिल रहे थे। हालात ने इसे एक कातिल की हैसियत से इसके सामने ला खड़ा किया था। वो इसके तासुरात देखकर काफ़ी हैरान हुआ। इसके हाथों इसके खानदान का एक फर्द कत्ल हो गया था, लेकिन इसके किसी भी अंदाज में साहिल के लिए ना गुस्सा था ना नफरत। तुम मुझसे नाराज नहीं? साहिल ने अटकते हुए पूछा। क्यों, किस बात के लिए नाराज हूँ? इसने हैरत से पूछा। मेरी वजह से तुम्हारा ताया का बेटे का खून हो गया, वो बोला। तुम्हारी वजह से मैं एक नापसंदीदा रिश्ते में बंधने से बच गई, इस लिहाज से तो तुम मेरे महसन हो। शुमाइल ने अपनी बात की वजाहत की। साहिल के होंठ हैरत के अंदाज में गोल हुए। शुमाइल ने इसके चेहरे पर हैरत देखी तो इसकी बात मुकम्मल की। तुम्हारे हाथों जो मारा गया मैं इसकी मांग थी। एक जबरदस्ती तोक था जो मेरे गले में डाला जाना था। इस हादसे की वजह से मेरी जान तो बच गई। एक इत्मीनान के साथ सांस खारिज करते हुए साहिल ने शुमाइल से कुछ खाने के लिए मांगा। खाने को और इस वक्त अच्छा मैं देखती हूँ। वो मुख्तार नजरों से दरवाजे से बाहर देखती हुई आगे बढ़ी। साहिल खामोशी से इसके सलीके में सट किए इसके कमरे को देख रहा था। काश ये रात अच्छे हालात में आई होती। इसने एक सरदाब भरी। ये लो, इस वक्त खाने को बस यही है। शुमाइल हाथों में छोटी सी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। ट्रे में रखी छोटी सी प्लेट में एक सैंडविच और एक कप चाय और एक गिलास पानी था। साहिल को इस वक्त जिंदगी का लजीज तरीन खाना लगा। इसने बर्क रफ्तारी से सैंडविच खाया और पानी पीकर इसे ढेरों इत्मीनान का एहसास हुआ। कल पंचायत लगेगी, शुमाइल की सरगोशी नुमा आवाज आई। अच्छा, इसमें क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, इसने नजरें चुराते हुए कहा। साहिल ने इसके तासुरात पर गौर नहीं किया। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से, वो बोली। इसने आखिरी दफा इस पर अलविदाई नजर न डाली। दोबारा कब ये चेहरा देखना नसीब हो, वो वापस दबे पाँव जहां से आया था वहीं से लौट गया। अब इसको सिम्स का समझ कुछ अंदाजा हो रहा था। करीब ही अब पुराना टूटा फूटा सा खंडर था। वो इसे इस वक्त बेहतरीन जाय पना महसूस हुआ। एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर इसने एक ईंट के सर से नीचे लगाई और सोने के लिए आंखें मोड़ लीं। सुबह की फूटते ही लोग पंचायत के लिए जमा होने शुरू हो गए। सख्त पहरे में साहिल के बाबा, नाना, मामू और भाई को वहां लाया गया। बड़े और छोटे दोनों चौधरी अपनी चुदराहट के जोम में अकड़े हुए बैठे थे। पंचायत का आगाज किया गया। अब तक कातिल का सुराग नहीं मिला। तलाश करने वालों से पूछा गया। सरकार, बारिश के बाद कातिल का जमीन से उठाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि वह अब तक पकड़ा नहीं गया। तलाश करने वाला गिरोह के लीडर ने अपनी 2 नाली की बंदूक कंधे पर संभालते हुए आजिज़ी से कहा था। इस बात को सुनने के बाद पंचायत के बड़ों में किसी मशवरे पर तबादला ख्याल होने लगा। साहिल के घर वाले दम साधे वहां बैठे थे। खुदा के अलावा वहां इनका कोई नहीं था। सब्र ज़ब्त से वो इन फरोनों के फैसले का इंतजार कर रहे थे। पंचायत ने फैसला किया है कि कातिल की अदम दस्तयाबी के बायस इसकी बहन को हर्जाने के तौर पर हवेली में पहुंचाया जाए। अंजर साहब ने यह फैसला सुनकर बेख्तियार दिल पर हाथ रखा था। फिर सजील ने भी मुठ्ठियां भींच ली। कातिल के मिल जाने पर आइंदा का लाएहमल तय किया जाएगा। ये जालिमाना फैसला सुनाकर पंचायत बर्खास्त हुई। आज की शाम छोटी हवेली पर बड़ी बारी गुजरने वाली थी। माहम को इसके नाकर्दा गुनाह की भेंट चढ़ाया जा रहा था और साहिल इन तमाम बातों से बेनियाज पथरीले तीखे पर सर रखे सो रहा था। छोटी हवेली के सारे मर्द सर झुकाए वापस आए तो घर की औरतें इनकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। किसी में हिम्मत ना थी कि इन सवालों के जवाब देता। क्या हुआ? पंचायत ने क्या फैसला किया? रुकैया बेगम ने बेताबी से पूछा। साहिल अब तक रूपोश है, अंजर साहब ने थके हुए अंदाज में जवाब दिया। शुक्र है अल्लाह का। वो आसमान की तरफ देखते हुए शुक्र अदा करने लगी। इसलिए माहम को हमें हर जाने में बड़ी हवेली को देना होगा। उन्होंने आस्ते से अपनी बात मुकम्मल की। रुकैया बेगम ने हैरत से बात सुनी और फिर दिल पर हाथ रख के नीचे की तरफ झुकती चली गई। माहम दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने चौखट को मजबूती से थामा, वरना वो भी शायद अब तक जमीन बोस हो चुकी होती। अभी तो उसे पढ़ाई करनी थी। आला तालीम का हसूल इसका दरीना ख्वाब था। अंजर साहब और रुकैया बेगम ने
بھی اس حوالے سے بڑی اونچے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے والدین میں سے نہ تھے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہوئے جلد از جلد بوجھ کی طرح کندھے سے اتارنے کا سوچتے۔ وہ اس کے خوابوں کی راہ میں روڑے اٹکانے والے والدین نہ تھے، لیکن یہ بگڑے ہوئے حالات ان کی بیٹی کے حوالے سے سجائے سارے خواب چھین لینے کے در پر تھے۔ ماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کو ابھی بھی اپنی اسماتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ورنی جیسی رسم کے بارے میں اب تک وہ صرف رسالوں میں پڑھتی آئی تھی، اور اب خود وقت کی پھیلائی گئی بساط میں الجھ کر اس ظالمانہ رسم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی۔ کیا روئے گی، سسکے گی، کیا چلائے گی؟ نہیں، پھر سے بنتے ہوا ونی کی بھینٹ چڑھا دی جائے گی، خواب نوچ لیے جائیں گے لہو رنگ آنکھوں سے، پستی بھری زندگی اپنائے گی۔ ہاں، پھر سے بنتے ہوا سولی پر چڑھائی جائے گی۔ جانے کب کی پڑی یہ نظم ماہم کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اس نے مرے ہوئے قدموں سے اندر کے کمرے کی طرف رخ کیا، بستر پر ڈے گئی۔ آنے والا وقت اسے ہراساں کر رہا تھا۔ چھوٹی حویلی پر موت کا سوگ طاری تھا۔ انظر صاحب اور کیا نے خواب میں بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی رخصتی اس طرح نہ سوچی تھی۔ شام ڈھلتے ہی کچھ مرد نکاح خوان کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، کوئی ایک عورت بھی ان کے ساتھ نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں انظر صاحب جب نکاح خوان اور گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماہم ان سے لپٹ کر زاروں زار رونے لگی۔ بابا، یہ ظلم نہ کریں، ان سے تو بہتر ہے مجھے آپ گلا دما کر مار دیں۔ اس کے الفاظ آنسو کے پیچ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ بے بسی نے اس گھر کا دیکھ لیا تھا۔ ماہم کے آنسو اور آہو بکا بھی اس کو نہ بچا سکے، کیونکہ اس رسم سے انکار کرنے پر ان کے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا سکتا تھا، اور ایسا ہونا گاؤں کے ماحول میں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ نہ مہندی لگی، نہ دوستوں نے گیت گائے، نہ ہار سنگار کیا گیا۔ اس کا نصیب ملک شہریار سے جوڑ دیا گیا۔ ساحل کی آنکھ شام کے جٹپٹے پر کھلی۔ سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر واپس کی راہ لے رہا تھا۔ نارنجی سی روشنی سارے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دل اچانک سے گھبرانے لگا۔ کسی انہونی کا احساس اس کو جکڑنے لگا۔ رات کے اندھیرے کے بغیر وہاں سے نکلنا اس کے لیے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہی تھا۔ وہ کسی طرح گاؤں کی حدود سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اس کا دل گھر والوں کی طرف سے بول رہا تھا۔ جیسے ہی سورج نے اندھیرے کی گود میں پناہ لی، وہ بھی چھپتے چھپاتے چھوٹی حویلی کی طرف بڑھا۔ خلاف توقع وہاں پر کسی بھی قسم کا پہرا نہ تھا، پھر بھی وہ پچھلے دروازے کی طرف بڑھا اور محتاط طریقے سے آہستگی سے دستک دی۔ سجیل نے دستک پہچان کر تیزی سے دروازہ کھولا اور ساحل کو دیکھ کے اسے گلے لگ کر سسکنے لگا۔ سب خیریت تو ہے بھائی؟ سجیل کا رونا اس کا دل ہلا رہا تھا۔ ساحل، وہ لے گئے، وہ اسے لے گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولا۔ کیا ہوا؟ کس کو لے گئے؟ دیکھو، پہلیاں مت بجھواؤ، بات کرو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ساحل تیزی سے بولا۔ ماہم کو لے گئے، وہ ہماری بہن بھینٹ چڑھ گئی۔ سجیل اس سے لپٹا سسک رہا تھا۔ ساحل پر تو گویا سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ وہ جن واقعات کو دوسروں کے ساتھ ہی سنتا آیا تھا، وہ قیامت اس کے گھر پر گزر گئی اور وہ بے خبر رہا۔ ماہم کی زندگی اب تک گھر میں سب سے چھوٹے بچے کی حیثیت سے لاڈو پیار میں ہی گزری تھی۔ اب وہ زندگی کی تلخ ترین حقیقت میں جھونک رہی تھی۔ یہ کیسا بندھن تھا جو کسی توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی نام نہاد بارات میں نہ کوئی عورت آئی، نہ اس کے استقبال کے لیے حویلی میں کوئی بڑا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی حیثیت گھر میں بندے ڈور ڈگر سے زیادہ کم نہیں ہوتی۔ وہ ڈری سہمی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو نہ ہار نہ پھول لیے کوئی کھڑا تھا، نہ ہی کسی نے راستے کی رہنمائی کی۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک عورت چیل کی طرح اڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کو زمین پر گرانے لگی۔ تیرے بھائی نے میرا جوان پتر کو نگل گیا، میں تیری زندگی کو جیرن بنا کر رکھ دوں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بول رہی تھی۔ زیورات سے لدی پھدی مہنگے کپڑوں میں ملبوس فلازمند چودرائن تھی، جو تکبر کے سب سے اونچی سیڑھی پر چڑھی اسے زمین پر روند رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اور عورتوں نے بھی اندر سے نکل کر اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالا۔ مام کو ہونٹوں پر خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا، شاید اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ زمین پر رگڑے جانے کے باعث اس کا چہرہ خون اور مٹی میں ہی لتھڑا گیا تھا۔ نہ جانے ابھی کتنے ہاتھوں نے اس پر اٹھنا تھا کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ چھوڑ دو میری بیوی کو، ہٹو سارے پیچھے، ایک مردانہ آواز اسے سنائی دی۔ یہ آواز اسے تپتے ہوئے صحرا میں گھنے بادلوں کا سایہ لگی۔ کیا یہ ملک شہریار ہے؟ ماہم نے سوچا۔ اس نے بمشکل نظر اٹھائی تو اسے ایک دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ ایک مرد ان سب عورتوں کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا اور ان کی مار سے بچانے کے لیے اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون کا ایک احساس اس کی رگوں میں اترنے لگا، اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ ماہم کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی۔ نظر دوڑانے پر اسے اپنے ارد گرد کاٹ کباڑ ہی نظر آیا۔ اگر وہ غلط نہیں سمجھ رہی تھی تو لازماً گھر کا فالتو سامان رکھنے والا سٹور روم تھا۔ اپنی بے قدری دیکھ کر اس کے دل سے ایک سر داہ نکلی۔
हाँ, तो मैं कौन सा अरमानों से ब्याह कर यहाँ आई हूँ जो किसी सजे हुए कमरे में आंख खुलती। हालात को समझते हुए भी एक आंसू ना कदरी का शोर मचाता हुआ पलकों की सरहद फैलांग ही गया। एकदम स्टोर का दरवाजा खुला, इसका दिल उछलकर हड़क में आया। न जाने अब कौन सी अफतार इस पर पड़ने वाली थी। अंधेरे में एक मर्द का ह्योला सा दिखाई दिया। इसने आंखें उकेड़ कर इसे गौर से देखा। शायद वही था जिसने इसे इन औरतों के रहमगोल से बचाया था। इसने हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई। बल्ब की पीली रोशनी वहां बिखर गई। इसने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा। अपने दिल को टटोला तो हर किस्म के जज्बात से खाली था। वो उसके करीब आ बैठा। वो खुद में सिमट सी गई। मेरी दुल्हन जाग गई, वो बच्चों की सी मासूमियत से बोला। माहम ने इसके लहजे पर इसे चौंक कर देखा। मलिक शहरियार 6 फीट का लंबा चौड़ा मर्द था, लेकिन इसके चेहरे पर बच्चों की मासूमियत फैली हुई थी। वो माहम को टुकर टुकर देखे जा रहा था। इसकी नज़रों में वही इश्तियाक था जो छोटे बच्चों की नज़र में दुल्हन को देखने के लिए होता है। माहम इसके तासुरात बगौर देख रही थी। वो इस पर आश्कार होने वाली हकीकत ने से सरता पैर हिला कर रख दिया। एक जहनी माजूर शख्स के साथ इसका नसीब जोड़ा गया था। मेरी दुल्हन, वो उसके करीब आकर लेट गया। अब तुम मेरे साथ रहोगी ना? वो इससे मासूमियत से पूछ रहा था। तुम यहाँ रहते हो? माहम ने इससे सवाल किया। हाँ, इसने एक लफ्जी जवाब दिया और आंखें मूंद लीं। चौधरी खानदान का फर्द और इस हाल में? माहम का जहन सवाल पर सवाल उठाने लगा। कोई गहरा राज था जो इस वक्त इसने इस पर खुला था। इसको सोता देखकर वो भी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। चोटें ठंडी होकर इसे तकलीफ दे रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर फटे हुए होंठ और माथे को छुआ तो जख्मों पर खंड सी आ चुकी थी। एक जख्मी सी मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। न जाने मेरे अजीतों का यह सफ़र कब ख़त्म होगा। मेरे रूह की जख्मों पर भी कभी खंडर बन जा पाएंगे भी या नहीं। इसने दुखते हुए वजूद के साथ सोचा और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह सूरज के निकलने से पहले इसकी कमर पर एक लात रसीद करके इसे उठाया गया। क्या मनहूसी की तरह सो रही हो? चल उठ, सूरज सर पर आन पड़ा है। ढोर डंगरों को चारा तेरे सगु ने आकर डालना है। कोई औरत इसके सर पर खड़ी इसके कानों में अपनी करख्त आवाज में सूर फूंक रही थी। माहम हड़बड़ा कर उठी। इसकी नजरों ने शहरियार को ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो शहर की पली बड़ी लड़की ना होती तो इसे शायद गांव के तौर तरीके मालूम भी ही होते, मगर किस्मत पलटते हुए कब किसी के मेयार को देखती है। जानवरों के बाड़े में आकर इसका दिल ही उड़ने लगा। वह एक नफीस तबीयत की लड़की थी और वहाँ की गंदगी साफ करना इसके लिए जान का वबाल बन गया। इनके लिए चारा काटना भी इसके फ़राइज़ में था। आज सुबह ने इसे कतई इजाज़त ना थी। इतनी मुशक्क़त करते हुए इसके दांतों तले पसीना ही आ गया। घर में रुकैया बेगम इसको किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी, और अब वो इसके हाल में देख लेती तो शायद दिल ही पकड़ कर बैठ जाती। माजी और हाल के यादों में झूलते हुए वहाँ के काम समेट रही थी कि इसने कंधे पर किसी का हाथ दबाव का महसूस हुआ तो सहम कर गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा तो इसके सामने ही सुमाइल खड़ी थी। लो ये खाओ, ये मैं बकिया काम समेट देती हूँ। इसने हाथ में पकड़ी हुई रोटी इसकी तरफ बढ़ाई। इतनी मुशक्क़त के बाद इसे वो सूखी रोटी दुनिया की लजीज तरीन नेमत ही लगी। भूख खाने की लज्जत को बढ़ा देती है, वरना भरे पेट में तो अनवाए अक़साम के खाने भी बेलज्जत ही लगा करते हैं। शुमाइल ने हाथ मुशाकती से गाँव के थनों से दूध धो रहे थे। वो खामोशी से देखे गई। तुम माँ गौर से ये सब देख लो, तुमको ही सारे काम करने हैं, मैं रोज़ तुमको ये सब नहीं सिखा पाऊंगी। वो उसकी देख कर आसान से बोली। माहिम इस पर चेहरा और फरिश्ता सिर्फ लड़की के दिल के पसंदीदगी के जज्बात को महसूस कर रही थी। साहिल ने सारा दिन छोटी हवेली में गुजारा। हर आहट पर सब चौंक जाते। रात होते ही नाना ने इसे एक नए जानने वाले के साथ, जो जानवरों को शहर ले जाता था, इसके साथ शहर के लिए रवाना किया। एतबार वाला बंदा है, तुम परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रख के इसे हौसला दिया। सबने नाम आंखों से इससे मंजिल पर पहुंच जाने की दुआ दी। अंजर साहब और रुकैया बेगम इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो वहीं गांव में रुकें या अपने घर शहर चले जाएं। इनके 2 बच्चे एक साथ तकदीर का सितम का शिकार हो गए थे। जिंदगी का अपना ही चलन है, ये किसी के लिए नहीं रखती। कोई मौत की सरहद पार करके चला जाए या किसी को जिंदगी जीते जी ही छीन ले, ये किसी की परवाह किए बगैर अपनी रफ्तार से चलती रहती है। उन्होंने भी किस्मत के आगे हर सितम सर से तस्लीम खम किया था और अपने घर को सुधार रहे थे। वापसी का सफ़र आंसू से भरा था। सारा ख़ानदान हंसता खेलता यहाँ आया था और आहू और सिसकियों के साथ एक दूसरे से अपने अश्कों को छुपाते वो सफ़र कर रहे थे। झूठी मुस्कुराहट अब एक दूसरे को हौसला बढ़ाने का वाहिद जरिया थी। माम को वो लोग एक काम के बाद दूसरे काम में लगाते जा रहे थे। जो काम कभी इसने ख्वाब में भी ना किए थे, वो इसे करने पड़ रहे थे। तंदूर पर रोटियां लगाने का काम करते हुए तो हकीकतन खौफजदा हुई।
وہ تو ایک نوکرانی نے خاموشی سے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی مدد کر دی۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، ہر چیز کو جلد سیکھ لینا اس کی فطرت کا حصہ تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کے ناروا رویے برداشت کرنا اسے توڑ رہا تھا، اور قسمت اس کی برداشت کا امتحان لینے پر ہی تلی ہوئی تھی۔ ان کی نظر سارا دن ہی ملک شہریار کو ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ تمام وقت وہاں موجود نہ تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی فکر تھی۔ رات کھانے کے برتن دھونے کے بعد باورچی خانے میں ایک ایک چیز اپنے ٹھکانے پر لگانے کے بعد اس نے اپنی جائے پناہ کا رخ کیا۔ اس کا جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ جسم میں درد کے تیز احساس کے ساتھ کھردری زمین پر لیٹتے ہی وہ کب سو گئی اس کو علم ہی نہ ہوا۔ اس کی آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز پر کھلی۔ کل کی طرح آج بھی ملک شہریار ہی دروازے میں کھڑا تھا۔ اے کون ہو تم؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو رہی تھی۔ مام نے چونک کر اس کے بدلے رویے کو دیکھا تو سہم گئی۔ میں تمہاری دلہن بھول گئے؟ وہ ہمت جٹا کر بولی۔ دلہن اور تم؟ یہ کہہ کر وہ اونچی آواز میں دیوانہ وار کہکے لگانے لگا۔ یاد کرو کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ مام ڈھیلے لہجے میں اسے یاد کلا رہی تھی۔ اب وہ اسے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ اس کے قریب آنے لگا تو لڑکھڑا کر اس کے پاس ہی آ گرا۔ شراب کا تیز سمیل ماہم کے نتھروں سے آ ٹکرائی۔ تم نے نشہ کیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ تو ٹھنڈی بوتل دوستوں نے شادی کی خوشی میں پلائی تھی۔ نشے کی زیادتی سے اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر دا ہو رہے تھے۔ وہ ماہم کے قریب آتا جا رہا تھا۔ کل رات ماہم کو اس سے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح کوندا۔ پانی پیو گے؟ پیاس لگی ہے؟ ماہم نے اسے سرت سے پوچھا۔ پانی؟ ہاں پیوں گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اس کے لمبے کالے بالوں کی چوٹی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا میں بھی لاتی ہوں۔ وہ بالوں کو نرمی سے اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور سکون کا سانس لیا۔ اب رات کہاں گزاروں؟ اب یہ سوال اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ذہن پر زور دیا تو اس کے کمرے کے عین پیچھے جانوروں کے باڑ میں پڑی چارپائی یاد آئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ ملک شہریار کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس طرح دیکھ کر دل کے کسی کونے میں سے تکلیف سی ہوئی، لیکن اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے ایک کمرے میں اس کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چارپائی پر لیٹ کر اس نے نگاہ اوپر اٹھائی تو آسمان تاروں سے سجا ہوا تھا۔ ان جلتی بجھتی روشنیوں کو تکتے کب اس کی آنکھ لگی سے پتہ نہ چلا۔ چارپائی کی چچراہٹ کی آواز اس کی آنکھ کھلی جو کسی کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اسے کسی کا ہیولا دکھائی دیا۔ یہ کیسے باہر آ گیا؟ دروازے کی کنڈی کیسے کھل گئی؟ اس نے سوتے جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا تھا۔ حسن کی دیوی، تمہاری جگہ یہ چھلنکار چارپائی نہیں، چل اٹھ میرے کمرے میں چل۔ یہ آواز سنتے ہی ماہم مکمل ہوش میں آئی۔ لازماً یہ آواز ملک شہریار کی نہیں تھی۔ رات کے اس پیر اس کے سامنے کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ ماہم نے دہشت سے چیخنا چاہا تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر جمانے کی کوشش کی۔ وہ کھڑکی تک کی طرف رخ کر کے وہ شہریار کو آوازیں دینا چاہتی تھی۔ ایک آخری حربے کے طور پر ماہم نے اس کے مضبوط ہاتھوں پر دانت گاڑے۔ شخص نے بلبلا کر ہاتھ ہٹایا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے چلانے لگی، شہریار بچاؤ، شہریار بچاؤ۔ وہ پوری قوت لگا کر چیخ رہی تھی۔ اسے چیختے دیکھ کر شخص نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ تورا کر پیچھے گری۔ اس کا ہونٹ پھر سے رسنے لگا۔ یکدم اس کو شہریار کی آواز سنائی دی۔ سفیرے، چھوڑ میری دلہن کو۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ کھڑکی پر لگی سلاخیں پوری قوت سے ہلا رہا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانور نما انسان اس کی دست درازی سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شہریار پوری قوت سے کھڑکی پر لگی لوہے کی سلاخ کو ہلا رہا تھا۔ کبھی وہ بھاگ کر دروازے کو زور زور سے ہلاتا تو کبھی کھڑکی کی سلاخوں کو۔ ماہم کو اب اپنی حماقت کا پوری شدت سے احساس ہوا تھا اور وہ انسان نما وحشی سے چارپائی سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ ماہم نے چارپائی کی پائنتی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ شخص نشے کی زیادتی اور ماہم کی مزاحمت کی وجہ سے سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جوتے کے ساتھ ہی ماہم کے نازک ہاتھوں پر ایک لات رسید کی۔ وہ تکلیف سے چیخ مار کر رہ گئی۔ پائنتی کے چھوٹتے ہی اس نے پوری طرح ماہم کو قابو کر لیا اور اسے بالوں سے جکڑے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سفیرے، میں کہتا ہوں چھوڑ دے، نہیں تو میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ شہریار بند کمرے میں کھڑکی میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ چھوڑ دو مجھے۔ چل اٹھ، زیادہ نخرے نہ کر، ایسے ہی گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے تک لے جاؤں گا، وہ شخص ہانپتے ہوئے بولا۔ ماہم روتی پیٹتی رہی۔ وہ اسے کمرے تک کسی طرح کھینچ کھانچ کے لے ہی گیا۔ بے بسی، ایسی بے بسی کہ آسمان ہی پھٹ جائے۔ دو شیر جوان بھائیوں کی بہن اور وقت کے ہاتھوں یوں رل رہی تھی۔ اس بھیڑیے نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر پٹخ دیا۔ ماہم کا جوڑ جوڑ تک ہل گیا۔ شہریار، تو جھلا ہے،
तुझसे भाई के कत्ल का इंतकाम तक न लिया गया। मलिक सफ़ीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो इस वक्त इंसानियत की किसी भी सीढ़ी पर खड़ा ना हुआ। इंतकाम की आग में वो एक जलसा हुआ शख्स था जो एक बेबस लड़की की इज्जत को तार तार करने पर तुला हुआ था। माहम दोनों हाथ जोड़े इससे रहम करम पर भीख मांग रही थी। मलिक सफ़ीर जानहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा, करीब ही था कि वो माहम की ज़ात के परहच्चे उड़ा देता कि कमरे का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुला। शहरियार ने गुद्दी से भाई की गर्दन पकड़कर इसे ज़मीन पर पटका और इसके पेट पर बैठकर इसको मुक्के मारने लगा। नाक पर पड़ने वाले मुक्के ने सफ़ीर को होश से बेगाना कर दिया। शहरियार ये एक जुनून सा तारी था। इसके बेहोश होने के बावजूद इस पर मुक्के बरसाने बंद नहीं किए थे। उठो चलो यहाँ से, माहम इसे उठा रही थी। छोड़ूंगा नहीं, मेरी दुल्हन को हाथ लगाया। इसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। होश में नहीं है वो, चलो उठो, कोई आ जाएगा, माहम इसे खींचते हुए बोली। वैसे बमुश्किल स्टोर तक लाई। दरवाजे की कुंडी उखड़ी हुई थी। इसे अब इस जगह की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। काट कबाड़ से बड़ा कमरा इसे कीमती अशिया से सजा ही लगा। यहाँ नरम बिस्तर नहीं था, लेकिन यहाँ इसकी इज्जत महफूज थी। शहरियार इसे वापस वहाँ छोड़कर बाहर निकल गया। इसकी वापसी तक माहम का वजूद कांपता ही रहा। गुजरने वाले वक्त ने इसके दिलो दिमाग पर लर्जा तारी कर दिया था। वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बर्फ़ की डली और दुआओं का डब्बा था। इसने बर्फ़ माहम की तरफ बढ़ाई तो वो सूजे हुए माथे और होंठ पर टकोर करने लगी। हाथों पर लगी खरोंचों पर वो आस्तीके से मरहम लगाने लगा। वो दूसरे हाथ से अपने आंसू भी साफ कर रहा था। माहम के दिल पर बेख्तियार इसके लिए प्यार के जज्बात उमड़े। थोड़ी देर में वो दवाइयों के डब्बे को एक तरफ सिकाकर बिना कुछ बोले इसके पैरों की तरफ लेट गया। माहम की नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी तो वह कराहते हुए उठी और अंदर से कुंडी लगा ली। सोते हुए शहरियार पर नज़र पड़ी तो इसके दिल में बेशुमार सवालात सर उठाने लगे। वो मुकम्मल तौर पर जहनी पसमानदा नहीं था। वो आज इसने जिस तरह माहम को बचाने के लिए रद्दमल दिया, इससे लगता था कि इसके अंदर किसी तरह हद तक शऊर है। वो मुख्तलिफ बातों पर गौर करती हुई सोच रही थी। एक उलझी हुई डोर थी जिसका कोई साहिल को जानवरों के ट्रक पर रवाना करके वो लोग किसी हद तक मुतमईन हो गए थे, लेकिन जब तक वो शहर पहुंचकर अपनी खैरियत से मुतला ना करता वो सब बेचैन ही रहते। साहिल एक नफासत पसंद इंसान था, लेकिन हालात की जुदाइयों ने इस चीज़ों के बारे में सोचने की भी इजाज़त नहीं छीन ली थी। ट्रक जानवरों की नजासत से बड़ा हुआ था। बदबू के बोके उठ रहे थे, लेकिन वो खामोशी से सांस रोके एक कोने में बैठा हुआ था। ट्रक कच्ची पक्की सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। साहिल का जोड़ हिल चुका था। इसके अंदाजे के मुताबिक सुबह फूटने ही इसे शहर पहुंच जाना चाहिए था। अचानक ट्रक की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी और वो एक झटके से रुक गया। करीब से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर साहिल का खून खुश्क हो गया। क्या लेकर जा रहे हो, ट्रक में दिखाओ, एक रख्त आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। और बादशाहो, मलक जी के दो डंगर हैं, शहर वाले फार्म पर लेकर जा रहा हूँ। ड्राइवर ने आजिज़ी से कहा। यह ट्रक तो सुबह जाना था, इतनी देर कैसे हो गई? वो इससे देर होने की बात पुरस कर रहा था। वो जी घर वालों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर हो गई। पूरे वक्त से है ना? इस कमाल होशियारी से बात हुई बनाई। अच्छा चल, अब ज़्यादा बक बक न कर, तरपाल हटा कर दिखा। नहायत बेजारी से हुक्म दिया गया। अच्छा जी, हटाता हूँ, तुसी आपे ही देख लो, वो ट्रक से उतरते हुए बोला था। साहिल का दिल उछल कर हलक में आ गया। आने वाले वक्त की दहशत इससे जकड़े हुए थी। इसके बदन में इंटन सी होने लगी। वह जिस्म के हर मसान से पसीना फूटने लगा। इतना भाग और छुप कर भी इस खेल का इख्तिताम होने ही वाला था। कुछ लम्हों की देर थी और उनके हाथ लगने वाला था। साहिल का तो दिल उछल के हलक में आ गया। आने वाले वक्त की दहशत इसे जकड़े गई। इसके बदन में इंटन सी होने लगी। चल छोड़, रहने दे, तू जा अपने रास्ते, वो शख्स ड्राइवर की पीठ थपथपाते हुए बोला था। साहिल का जाने कब से रुका हुआ सांस इस जुमले से बहाल हुआ। कुदरत शायद इस पर अभी मेहरबान थी। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ने लगा और मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। अंदर साहब के घर की रौनक के दम तोड़ गई थी। साहिल और माहम के ना होने के घर में एक मुस्तकिल उदासी छाई हुई थी। सजील भी अपने कमरे तक ही महदूद होकर रह गया। सभी एक दूसरे से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जिंदगी इतने अजीब ढंग से गुजर रही थी जो कभी इनके वहमो गुमान में भी ना थी। अच्छे वक्त की आस में वो सब अपनी जगह हिम्मत से जमा हुए थे। सुबह फूटते ही माहम बगैर किसी के कहे अपने मुकर्रर करदा कामों के करने में जुट गई। इतनी सख्त मुशक्कत के बाद इसका जिस्म दुखने लगता था, लेकिन आराम इसकी पहुंच से कोसों दूर था। घर में माँ के 1000 बार कहने से किसी एक काम को हाथ लगा भी देती तो सारे दिन थकन का ववेला मचाए रखती। अंजर साहब तो बाकायदा रजिया बेगम की क्लास ही ले लेते थे। मेरी बेटी से काम ना करवाया करें, वो इसकी शिकायत पर कहते थे। हाँ, नौकर ही देंगे ना बेटी के जहेज में, वो भी तंग कर बोला करती।
अरे बेगम, मैं नहीं ब्याने वाला अपनी बेटी को, घर दामाद रख लेंगे, वो मजाक में कहते और वक्त ने इनसे इनका हर ख्वाब ही छीन लिया था। नाजुक पली बेटी हवेली में बिगाड़ काट रही थी। वो ना इसके आंसू पहुंच सकते थे, ना ही इसको इस दोजख से निजात दिला सकते थे। हाँ दैया, चूल्हा फूंकते हुए आंखों को लगने वाले धुएं ने इसके आंसू का भरम रख लिया, वरना बात बे बात आंसू बहाना हवेली के मकीनों को कतई पसंद ना था। बावर्ची खाने में बर्तन धोते हुए वो मुख्तलिफ किस्म की सोचों में गिरी होती थी। बीबी जी साथ काम करती नौकरानी ने माहम को आवाज़ दी। हाँ बोलो, इसने हाथ रोके बगैर जवाब दिया। वो जी, आपको छोटे मलक से डर तो नहीं लगता? इसने झिझकते हुए पूछा। डर क्यों? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता, वो इसके सवाल पर चौंकते हुए बोली। सभी इनसे घबराते हैं जी, इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो इनको अचानक दौरा पड़ जाता है, वो राजदाना अंदाज में बोली। दौरा? इसने हैरानी से पूछा। हाँ बीबी जी, इनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो आस्ते से बोली। महम काम छोड़कर इसके और करीब हो गई। देखने में तो वो पागल नहीं लगते। इसने नौकरानी को कुरेदा। घर की दरो दीवार के बाद नौकर सारे राजों के अमीन होते हैं। वो माहम के मजीद नज़दीक हो गई थी, करीब ही था कि उलझी हुई डोर का कोई सिरा इसके हाथ में आ ही जाता। एक सूर फूंकती आवाज़ दोनों ही उछल गई। किसकी इजाज़त है तुम दोनों राजो नियाज कर रही हो? चौधराइन इसके सर पर खड़ी चिल्ला रही थी। माहम की लंबी चोटी इसके हाथ में थी। ओ तो अपनी हैसियत भूल गई जो कंसोइयाँ ले रही हो। माहम को वो बालों से घसीट कर बावाची खाने से निकालने लगी। खुले सहन में से पटकने के बाद वो किनारे की खबर लेने लगी थी। कमरों से सारी औरतें निकल कर बाहर आने लगी। मुफ्त का तमाशा लगते वक्त जो होता है। माहम की नजरें इस भीड़ में शहरियार को ढूंढने लगी। तू भूल कैसे गई अपनी औकात? खून बहा में लाई गई ही तू जिंदान में देखे डाल देते हैं, फिर हम तो तुझे रोटी भी खाने को देते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं। वो जुबान के रिश्ते के साथ मोटी लकड़ी भी इस पर बरसा रही थी। और तू क्या राजू कर रही थी? तेरी माँ ने मिन्नतें की थी कि तुझे जनान खाने में नौकरी दी जाए। अब नौकरानी की शामत आई हुई थी। माफ़ कर दे बीबी जी, वो हर चोट पर बिलबिला रही थी। माफ़ी तो अच्छी तरह मिलेगी तुझे। कल से तेरी ड्यूटी मैदान खाने में होगी। अब वहाँ जो भी हो तेरे साथ। वो लकड़ी फेंक कर पास पड़ी चारपाई पर बैठ गई और हाँफने लगी। मार दो लोगों में तकसीम होकर आधी आधी दोनों के हिस्से में आई थी। ये भी एक तरह से गनीमत ही था। चौधराइन के बैठ जाने का मतलब महफिल बर्खास्त होने का इशारा था। वह दोनों अपनी चोटें सहलाती हुई वहां से उठ गईं। सालों गुलामी की है इनकी और ये सिला दे रही है ये औरत। वो आंसू साफ करते हुए बोली। बीबी जी, अब इधर नहीं आ पाऊंगी मैं। कल से इन बेड़िए नमा मर्दों के बीच फेंक दी जाऊंगी। कोई और रास्ता नहीं? माहम ने पूछा। इनकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती है बीबी जी। वक्त ने फिर ये लोग, वो नफरत से बोली। पर आप फिक्र ना करो, आज की रात मैं पिछले बाड़े में आ जाऊंगी। आप कमरे की खिड़की में आ जाना, हम हर रात से पर्दा उठा दूंगी। वो जम से बोली। वह दोनों खामोशी से बाकी मांदा काम समेटने लगी थी। दोनों की ही रात का इंतजार था। एक ने हर रात से पर्दा उठा देने थे और एक के हाथ उलझी डोर का कोई सिरा हाथ आ जाना था। माहम ने जल्दी जल्दी काम समेटे। इस पर एक अजीब सी कैफियत आ रही थी। सारे काम समेट कर जब वो सोने के लिए लेटी तो उसके जिस्म के हर जोड़ ने एहतजाज किया। जमीन की खुरदराहट भी अब इसे को महसूस नहीं होती थी। थकन से इसकी आंखें एक दूसरे से जुड़ने को ही थी कि खिड़की पर दस्तक हुई। इसके नीम ख्वाब दीदा दिमाग ने इसको आवाज़ को पहचाना। यकदम इसने आंखें खोल कर दी। खिड़की पर वही नौकरानी नूर खड़ी थी। तुसी सो गए सी बीबी जी? मैं कब से दस्तक दे रही हूँ। वह नाराज सी बोली। हाँ माफ़ करना, लेटते ही आंख लग गई। वो माजरत करते हुए बोली। आपको भी कहाँ आदत होगी इतनी सख्त मेहनत की। वो अफसोस से बोली। नसीब में सख्ती हो तो कौन बच सकता है। माहम ठंडी आह भर के बोली। बीबी जी, मैं जो कुछ बताने जा रही हूँ वो आप गौर से सुनना। अगर किसी को जरा भी बिनक पड़ गई कि मैंने ये राज खोला है तो इस हवेली में भूचाल आ जाएगा। हाँ तुम बताओ, मैं सुन रही हूँ। माहम के पेट में तजस्सुस के ज्यादती से मरोड़ उठने लगे। माहम का दिल किया कि बाहर इसके साथ बैठकर सारी बात सुने, लेकिन अपनी पनागा छोड़ने का पहली दफा का तल्ख तजर्बा से यहाँ ऐसा करने से बाज रखा हुआ था। बीबी जी, आप ही सही मालिकन हो, असल मालिकन हो इस हवेली की। वास्तगी से बोली। क्या क्या कह रही हो? माहम हैरत से बोली। सच कह रही हूँ जी, वो बोली। वो सब दौलत और जायदाद के असल वारिस मलिक शहरयार हैं। वो राजों से पर्दे उठाती हुई बोली थी। माहम की टांगे हैरत की ज्यादा से कांपने लगी। इसने खिड़की पर लगी सलाहों का मजबूती से पकड़े हुए थी। इसका दिल नहायत तेज रफ्तारी से धड़क रहा था, पर शहरयार का तो दिमागी तवाज़ुन। माहम की बात नूर ने काटी। शीश, यही बता रही हूँ, गौर से सुन ले। इसके तजस्सुस को आसमान तक ले गई थी। मलिक शहरयार को पागल बनाया गया है। वो नहायत धीमी आवाज में बोली।
माहम के सर पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। नूर के आगे बात करने का मौका मुंह खोला ही था कि एक रक्त मर्दाना आवाज गूंजी, कौन है इस वक्त, कौन है इधर? कोई इधर ही आ रहा था। माहम का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाने के करीब था। बात अधूरी रह गई थी और नूर ने दोबारा इधर आना नहीं था। इसने बगैर आवाज के खिड़की बंद की। नूर से बाहर इस वक्त बाहर होने के लिए बात पुरस की जा रही थी। थोड़ी देर में बाहर खामोशी छा गई। माहम थोड़ी देर का इंतजार किया, फिर आस्तगी से खिड़की खोलकर देखा तो नूरा वहां से जा चुकी थी। माम के हाथ जैसे पजल के कुछ टुकड़े हाथ लगे थे, फिर पर अभी भी बहुत कुछ था जिससे वो अनजान थी। नींद इसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। आधी मालूम हुई बात इसे और भी ज्यादा परेशान कर गई थी। एकदम खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। वो तेजी से खिड़की तक गई, खिड़की खोल के देखी और सामने का मंजर देखकर इसकी रूह में ही प्रवास होने लगी थी। एकदम खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। वो तेजी से खिड़की की तरफ गई, खोल कर देखा, सामने का मंजर देखकर इसकी रूह प्रवास करने लगी। खिड़की में मलिक सफीर की सरबराही में घर के दीगर अफराद खड़े थे। चौधराइन ने नूर की गर्दन गद्दी से पकड़ी हुई थी और नूर दोनों हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे इसको देख रही थी। कल तू बड़ी पासा बन रही थी और आज इस कमीन की मदद से अपने यार को इधर बुला रखा था। मलिक सफीर की फनकारती हुई आवाज आई, बाहर निकाल सफीर है इसे, आज इसका फैसला कर ही देते हैं, चौधराइन ने जहर खुंदा लहजे में कहा था। माहिर ने खिड़की के पट बंद किए और भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो सारे इस तरफ ही आ रहे थे। इसकी नजरें काट कबाड़ की तरफ उठ रही थी। इसने थोड़ा भारी सामान देखा और दरवाजे की तरफ इसको खिसकाना शुरू कर दिया। इसकी छठी ही से किसी बड़े खतरे का एहसास दिला रही थी। कुछ ही लम्हे की देर थी, वो सारे मिलकर दरवाजा पीटने लगे। वो दरवाजा पीटते जा रहे थे और मुगलजात का तूफान था जो इनकी जुबानों से निकल रहा था। माहम ने अपने कानों पर दोनों हाथों को रख लिया। इसका वजूद कांपने लगा, जिससे अपनी शान शदीद खतरे में घिरी हुई महसूस हो रही थी। वो लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे, खोलने के लिए जोर जोर से आवाजें देते रहे, लेकिन खोल नहीं पाए। आखिरकार बकते हुए वहां से जाने लगे। देखती हूँ कितनी देर तक चुप कर बैठती रहेगी, चौधराइन जहरीले लहजे में बोली। मलिक सफीर भी हाथ मलता रह गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बेहतरीन मौका आज भी इसके हाथ से निकल गया था। माहम अभी तक लर्जा वजूद के साथ दरवाजे से लगी बैठी थी कि खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। माहम का दिल उछलकर हलक में आ गया। अब कौन आ गया? खिड़की खोलकर देखूं या नहीं? फिर कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होगी? ये सवाल जहन में उभर रहे थे। दस्तक ठहर ठहर कर नहायत मोहतात तरीके से दी जा रही थी। कौन है? माहम ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा। खिड़की खोलो माहम। धीमी सी आवाज इसकी समातों से टकराई। इसका जहन आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज पहचानते इसने खिड़की के पट खोले। सामने शमाइल खड़ी थी। इसने पहले इसके हाथ में रोटी थमाई और पानी की बोतल दी। अब ये कुछ ही मिल सका है, इस पर ही गुजारा कर। वो सरगोशी नुमा आवाज में बोली। बाहर क्या हालात है? माहम ने रोटी का लुकमा तोड़ते हुए पूछा। अच्छे नहीं है, ये लोग गुस्से में भरे बैठे हैं। हर तरफ से नाकामी देखनी पड़ी है। साहिल का भी कुछ अता पता नहीं मिला। वो आस्तिकी से बोली। अल्लाह का एहसान है, मेरे भाई को भी इनके शर से महफूज ही रखे। माहम उन पर देखकर बोलने लगी। आज नूर को तुम्हारे साथ इस वक्त देखकर ये लोग खुद साख्ता कहानी बना रहे हैं और हर नाकामी का गुस्सा इस बात को जवाज बनाकर निकाल देंगे। शमाल का लहजा इसके लिए फिक्र लिए हुआ था। माह ने इसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। दूसरे लफ्जों में तुम्हारी जान को खतरा है, शमाल से सराती आवाज में बोली थी। माम का तो गले से नवाला निकलना मुश्किल हो गया। फिर अब क्या होगा? वो डरते हुए लहजे में बोली। यहाँ से निकलना होगा तुमको, शमाल ने राह समझाई। पर यह कैसे मुमकिन है? मैं कैसे निकल पाऊंगी यहाँ से? वो हकीकतन परेशान हुई थी। तुम परेशान ना हो, बराबर वाले गांव में शहरियार की खाला रहती हैं, इन लोगों से इनकी कम ही बनती है। माँ खामोशी से इसे बोलता सुन रही थी। बस किसी तरह तुम इन तक पहुंच जाओ तो बाकी वो खुद संभाल लेंगी। शमाइल ने इसे सारी तफसील समझाई। और मैं अकेले कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगी? माहम ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम इसकी फिक्र न करो, पानी संभाल कर पीना, न जाने कब मैं तुम्हारे पास दोबारा आ पाऊं। शमाइल ने इस पर विदाई नजर डालते हुए कहा था। माहम खुद को किसी भूल भुलैया में गुम महसूस कर रही थी। शमाइल के दिखाए रास्ते के बाद सोचते सोचते कब इसकी आंख बंद होने लगी। साहिल की जिंदगी में सुबह का उगने वाला सूरज जिंदगी के नवीद लेकर आया, पर खतरा रात गुजरने के बाद शहर की हदूद में दाखिल हो गया था। घर पहुंचकर जब इसने दरवाजे की इतलाई घंटी अपने मखसूस अंदाज में बजाई तो घर में मौजूद सारे ही अफराद एक साथ दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलने पर सब इससे लिपट गए। अजीब ही मंजर था, हर आंख अखबार थी। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, कहीं हमारा घर भी चौधरियों की निगरानी में ना हो, सजील फिक्रमंदी से बोला। सबके चेहरे पर तशवीश के आसार दिखाई दे रहे थे। बस मैं इसे अभी कमाल साहब के पास ले जाऊंगा, हाई कोर्ट में जज हैं वो, नजर साहब बोले।
वो कोई ना कोई राह निकाल लेंगे ना। रुकैया बेगम ने बड़ी आस से कहा था। अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, उन्होंने सबको तसल्ली दी। अभी आप मेरे कपड़े निकाल दें, मैं अपना हुलिया दुरुस्त कर लूँ। साहिल अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। रुकैया बेगम इसके दिल के साथ चली गई। अंजर साहब और सुजील साथ बैठे मामलात पर नजरसानी कर रहे थे। इसी लम्हे बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दोनों ही बुरी तरह चौंक पड़े। सुजील ने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो रूफ प्रवास करने वाला मंजर इनकी आंखों के सामने था। बाहर पुलिस की गाड़ियां इनके दरवाजे पर मौजूद थी। सजील के हर अंदेशे को यकीन की जुबान मिल चुकी थी। इसने पलट कर अंजर साहब को देखा। इनकी नजरों में बदहवासी की नुमाया थी। बाबा बाहर पुलिस है, इसने हकलाते हुए कहा। इनका घर गांव से मीलों दूरी पर होने के बावजूद चौधरी की मुकम्मल निगरानी में था। सिर्फ वो ही लोग इस बात से बेखबर थे। रुकैया बेगम कमरे से निकलकर लाउंज में आई तो बाप बेटे के चेहरे की उड़ी रंगत देखकर चौंकी। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। साहिल कहाँ है? अंजर साहब ने इनको जवाब देने की बजाय इनसे सवाल किया। वो अंदर नहा रहा है, हुआ क्या है? बाहर पुलिस है। वो इनकी बात सुनते ही अंदर की तरफ भागी। दरवाजे पर जोरदार तरीके से दस्तक दी। मोहल्ले के लोग घरों से निकलकर अपने दरवाजे में खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। वो लोग वक्त की गर्दिश में फंसे बेख्तियार इंसान थे जो लोगों का तमाशा बनकर रह गए थे। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती जा रही थी। चारों न चार अंजर साहब ने दरवाजे की तरफ रुख किया। बाहर पुलिस मुकम्मल तैयारी के साथ आई थी। लेडी पुलिस तक इनके साथ थी। हमारे पास आपके बेटे साहिल को गिरफ्तार करने का वारंट है, इनमें से एक पुलिस का अफसर बोला था। कैसा वारंट? उन्होंने पूछा। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते नहीं। बराए मेहरबानी हमारा वक्त ज़ाया न करें, हमें हमारा काम करने दें, वो हासी रुखाई से बोला। अंजर साहब के पास इनको अंदर आने की इजाज़त देने के अलावा कोई चारा न था। वो दिल पर पत्थर रखकर एक तरफ हो गए। इनके अंदर जवार बाटे फूट रहे थे और अपने लबों पर चुप की मोहर थी क्योंकि वक्त मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ था। पुलिस दंदनाते हुए इनके घर के अंदर दाखिल हुई। सजील के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। सिर्फ रुकैया बेगम खिलाफत को काफ़ी मुतमिन नजर आ रही थी। वो अब लाउंज में रखे एक सोफे पर बैठ गए। पुलिस पूरे घर में फैल कर तलाशी ले रही थी। जब वो साहिल के कमरे की तरफ बढ़े तो दोनों बाप बेटे ने दिल पर हाथ रखा। ना जाने अगला लम्हा इनको क्या मंजर दिखा दे। वो दोनों ही चशम तस्वर में वो साहिल को पुलिस के हत्थे चढ़े देख रहे थे। दिल की धड़कन की धमक इनको अपने कानों में बखूबी सुनाई दी। कमरे से जब पुलिस के एहलकार जब खाली हाथ निकले तो दोनों ने हैरत से रुकैया बेगम की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शोहर के हाथ पर हाथ रखकर उनको तसल्ली दी। दोनों ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अब दूसरा सवाल भूत की तरह इनको डरा रहा था कि साहिल आहर गया तो गया कहाँ? माहम की आंख खिड़की से आती धूप से खुली जो सीधी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। मारी गई। आज फिर से उठने में देर हो गई। वो रोशनी देखकर बुखला के उठी। फिर दरवाजे पर लगे भारी सामान पर नजर पड़ते इसे रात के वाक़े एक याद करके याद आने लगा। वो वापस गिरने के अंदाज में वापस बैठ गई। एहसास पुरसकून होते ही भूख के एहसास ने इसको तंग करना शुरू कर दिया। इसको रात की रोटी याद आई। शुमार के कहने पर इसने आधी रोटी के बाद ही खाने से हाथ खींच लिए थे, मगर रात की बासी रोटी अपने नरमी खो चुकी थी। वो रोटी हाथ में लिए थोड़ी देर तक इसे देखती रही। फिर इसने पापड़ नुमा रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा। पानी के घूंट से इसे निकलने लगी। हलक से नवाला ने गुजरते हुए इसकी आंखें नम कर दी और यादें इसकी आंखों में मिर्ची से भरने लगी। सुबह का शहाना नाश्ता रुकैया बेगम इसकी मिन्नतें कर करके इसे खिलाती थी और वो एक दो लुकमे लेकर ही स्कूल के लिए निकल जाया करती थी। वो सब ऐशो आराम इसके लिए अब ख्वाब था। वो घुटनों में सर्दी हिचकियों से रोने लगी। इतने दिनों से खुद पर किया गया इसका ज़ब्तार टूट गया था। आज इसके रोने पर बातें सुनाने वाला कोई ना था। इसके आंसू के बह जाने पे मार का खौफ था। वो रोई और जार जार रोई। हर इस बात पर रोई जिस पर वो अब तक से जब्त ही करते रही थी। वक्त आस्ता आस्ता सिरक रहा था। सुबह से दिन और ना जाने कब शाम रात के आंचल में मुँह छुपा बैठी। बहुत एहतियात से काम लेते हुए भी सारा पानी खत्म कर बैठी थी। अब खाने और पीने के नाम पर इसके पास कुछ ना था। भूख और प्यास के साथ आने वाला वक्त भी कई सवाल और अंदेशे उठाए अब इसे वहशत ज़दा कर रहा था। शुमाइली से कहीं भूल तो नहीं गई? कल से किसी ने यहाँ से जाते देख तो नहीं लिया? और अगर ना आई तो क्या होगा? वो अपने अंदर उठते सवालों की हौलनाकी से लरज रही थी। हर आहट पर चौंक चौंक जाती। आखिर अपनी बेबसी पर आंसू बहाते न जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई। नींद में से हल्की हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इसने चौंक कर आंखें खोली। शुमाइली से धीमी आवाज़ में पुकार रही थी। माहम ने जल्दी से खिड़की खोल दी। इसने रोटी और सालन का रोल इसकी तरफ बढ़ाया। पानी की बोतल भी जो इसने दी वो कल के मुकाबले कदरे बड़ी थी। माहम ने बेताबी से रोटी से ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। शुमाइली इसके अंदाज पर अफसोस
भरी नज़रों से इसे देखने लगी। वो इसकी रख रखाव और जीने के ढंग से वाकिफ थी, लेकिन बुरा वक्त इंसान से जीने का सलीका तक छीन लेता है। माम को इसकी नज़रों का एहसास हुआ तो इसने खाना बाकी रफ्तार आस्ता कर दी और आधी रोटी खाकर ही हाथ रोक लिए। माफ़ करना, दिन में कोशिश के बावजूद इस तरफ ना आ सकी, वो माजरत करते हुए बोली। माम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम गौर से सुनना, शुमाइल इसकी तरफ झुकती हुई धीमी आवाज़ में बोली। इन लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं। तुम दरवाजे के पास से सामान हटाना शुरू कर दो। रात गहरी हो जाने पर मैं तुमको यहाँ से निकाल लूँगी, वह सरसराती हुई आवाज़ में बोली। मैं जाऊँ कि कैसे? वो तशवीश ज़दा लहजे में बोली। तुमको और नूर को दोनों को साथ निकाल रही हूँ। वो सारे रास्ते से वाकिफ़ है, बस मुझ पर यकीन रखना और हौसला बुलंद रखना। वो अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद वहाँ से तेज़ी से चली गई। माम के सामने सवालों का अंबार था। वो आने वाले वक्त की चाप इसे अभी से लरजा रही थी। साहिल शावर के नीचे खड़ा हुआ तो पानी के तूफान के बौछारने से तरोताज़ा कर दिया था। कोई सदियों की थकन थी जो इस वक्त पानी के साथ उतर रही थी। अपने घर का सुकून इसे मुतमईन कर रहा था। तौलिए से बाल खुशक करते, जिस्म खुशक करते इसको बाहर से गैर मामूली शोर की आवाज़ सुनाई थी। इसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। वो कमरे में आया, दरवाज़ा खोल के देखा तो सजील और इसके बाबा परेशान हाल खड़े थे। इसका जहन मौजूदा सूरत हाल को जल्दी ही भांप गया। इसके कदम लाउंज में ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ गए। सजील और अंजर साहब की तवज्जो बाहर की तरफ थी। वो साहिल की तरफ ध्यान न दे सके। वो भी इन दोनों को मुतवज्जा किए बगैर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया और छत पर जाने वो आगे का लम्हा अमल तय करने लगा। इनका एक पोर्श एरिया में था जहाँ पर एक जैसे घर बने हुए थे। इनकी छतें आपस में मिलती थी। इसने उचक कर अपनी छत की दीवार अबूर की और बराबर वाले घर की छत पर उतर गया और एक एक करके सारी छतों को अबूर करता अपने अंदाजे के मुताबिक गली के आखिरी घर तक पहुंचा। अब क्या करूं, नीचे जाऊं या नहीं? अगर इसका अंदाज़ा दुरुस्त था तो सिद्दीकी साहब का घर था जो सारे मोहल्ले में खासे खरांठ महसूस थे। छत पर खड़े होकर इसे खतरे से खाली नहीं था। इसने आस्ता आस्ता सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। सबसे आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही बेगम सिद्दीकी की नज़र इस पर पड़ी। अरे साहिद, तुम कब आए? कबीर से मिलने आए हो? उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया। दरवाज़ा लाजमी खुला छोड़ गया होगा। वो बाहर के हालात से शायद नावाकिफ़ थी और अपनी दुमन में मगन बोली जा रही थी। जी आंटी, इसी से काम था, वह लाते हुए बोला। अच्छा, आप आ गए हो तो बैठ जाओ। ये लड़का तो बिना नाश्ता किए ही चला गया। तुम ही मेरे साथ नाश्ता कर लो। वो ज़्यादा बोलने की आदत थी नहीं और इस वक्त इसकी आदत साहिल के हक में बेहतर थी। इसने भी इनके हाथों से बने पराठों और चने के सालन के साथ पूरा इंसाफ किया। सुकून से चाय पी और वक्त गुजरने का इंतजार करता रहा। काफ़ी देर गुजरने के बाद इसने जाने की इजाज़त तलब की। आंटी, मैं जाऊँ अब? आते जाते रहा करो बेटा, मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं। वो इसने बात करके खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। साहिल उठकर दरवाजे की तरफ पहुंचा। अब इसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सिद्दीकी साहब अंदर आ गए। वो इसे देखकर बुरी तरह चौंक पड़े। साहिल, तुम यहाँ कैसे? बाहर तो वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि साहिल ने इनकी बात काट दी। जी अंकल, कबीर से मिलने आया था, और ये कहकर तेज़ी से बाहर निकल गया। एकदम सिद्दीकी साहब ने हाथ बढ़ाकर इसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ा और पुलिस चिल्लाने लगे। कातिल हो तुम? मेरे घर भी लाजमी चोरी चकारी की नीयत से ही आए होगे, वो करख्त आवाज़ में बोले थे। साहिल खुद को इनकी गिरफ्त से आज़ाद करने के लिए हाथ पाँव मार रहा था। एकदम ही सिद्दीकी साहब ने हाथ बढ़ाकर इसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ लिया। वो इनकी मजबूत गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसे मजबूती से जकड़े हुए थे। अरे, ये आपने साहिल को क्यों पकड़ रखा है? पीछे से आने वाली बेगम सिद्दीकी की आवाज़ पर वे बेसख्ता पलटे और यही लम्हा था इनकी गिरफ्त ढीली हुई। साहिल इसको पीछे धकेल कर जिससे सिद्दीकी साहब लटकाए उनकी गिरफ्त से आज़ाद हुई। जितनी ही देरी वो संभले, साहिल बना वक्त ज़ाया किए आगे की तरफ दौड़ा। जाने कितनी गलियां, कितनी सड़कें वो बगैर रुके अबूर करता चला गया। काफ़ी देर भागने के बाद अब वो घुटनों पर हाथ रख के थक कर बुरी तरह काँप रहा था। इस सूरत हाल में भी इसका जहन बहुत तेजी से जमा व तफरीक कर रहा था। अब क्या करना चाहिए, वो खुद से सवाल कर रहा था। सांस बहाल होने पर इसने अतराफ में नजर दौड़ाई तो पास की दुकान में से फ़ोन नजर आया। भाई साहब, एक फ़ोन करना है। हाँ तो कर लो। दुकानदार ने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। वो मेरे पास पैसे नहीं हैं, साहिल इकलाते हुए बोला। दुकानदार ने इसे सर से लेकर पैर तक देखा। न जाने चंद लम्हों में इसका ने क्या नतीजा खर्च किया था। तुम फ़ोन कर लो, जब पैसे हों तो दे देना, इसने गहरी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। साहिल ने इजाज़त मिलते ही घर का नंबर मिलाया। पुलिस ने तलाशी के नाम पर पूरे घर को पलट कर रख दिया था। लाउंज में वो तीनों सर झुकाए अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि टेलीफोन की घंटी ने सबको चुका दिया। अंसर साहब ने पलट कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने इसके चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ा दी। हेलो, हाँ साहिल, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? वो बेकरारी से बोले। रकिया बेगम और सजील दोनों ने ये अल्फाज सुनकर चौंक कर इन्हें देखा
और दौड़कर इनके पास आ खड़े हुए। जी अब्बू, मैं ठीक हूँ, साहिल बमुश्किल बोला। इनके हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा था। इतनी मुसाफत तय करके तो वो भी इनसे मिला था, फिर से जुदाई इनके बीच आ खड़ी हुई। बेटा तुम परेशान ना हो, बस किसी भी तरह तुम वकील साहब के ऑफिस में पहुंचो, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। वे ने ऑफिस का रास्ता बताते हुए फ़ोन रख दिया। मैं अभी आपके साथ चलूंगी। रुकैया बेगम इनको गाड़ी की चाबी उठाते देखकर बोली, तुम घर का हाल दुरुस्त करो और शर्जील थोड़ी देर में आते हैं। मैं और शर्जील थोड़ी देर में आते हैं, वो घर की तरफ इशारा करते हुए बोले। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो दोनों तेजी से बाहर की तरफ बढ़े। माहम के लिए तमाम हालात जानने के बाद गुजरता हर लम्हा क़यामत से कम नहीं था। वक्त की पोटली में न जाने इसके लिए कितनी सोबतें पना थी। वह बेचैनी से शुमाइल का इंतजार कर रही थी। इसकी तमाम हसीयात सिर्फ और सिर्फ इंतजार की कैफियत में थी। भूख और प्यास और इस किस्म का कोई भी एहसास इसको नहीं सता रहा था। खुदा खुदा कर वक्त गुजरा और शुमाइल ने इसे खिड़की से आवाज़ दी दरवाज़ा खोलने के लिए। माहम ने दरवाज़ा पूरा जोर डालकर खोला ताकि बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खुल जाए। आ जाओ मेरे पीछे, शुमाइल सरगोशी में बोली। माहम का दिल बर्क रफ्तारी से धड़क रहा था। इसके ख्यालात इसकी जिस्मानी हालात थे हरकत से ज़्यादा दिमाग में मचल रहे थे। शुमाइल इसे बाहर दरवाजे की बजाय पिछले दरवाजे की तरफ ले गई। वहाँ पर एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिस पर सूखी घास के बड़े बड़े बंडल पड़े हुए थे। एक तरफ नूर भी चादर की बक्कल मारी खड़ी थी। तुम दोनों इस घास में खुद को अच्छी तरह छुपा लो, गाड़ीबान हमारा पुराना वफादार है, इसने इन दोनों को मुखातब करते हुए कहा। और वो शहरयार महम बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दफ़ा तुम शहरयार की खाला के पास पहुंच जाओ, फिर सब बेहतर हो जाएगा, शुमाइल ने से आस के जुगनू थमाते हुए कहा था। पिछले सफर में वो एक आरामदायक गाड़ी में अपने घर वालों के साथ थी और अब जिंदगी को इस बैलगाड़ी की तकलीफ दे सफ़र की तरफ ले जा रही थी। घास के बंधे हुए बंडलों को एक तरफ करते हुए वो अपने बैठने की जगह बनाने लगी। शुमाइल ने इनके ऊपर खुशक घास अच्छी तरह बखेर कर इनको छुपा दिया। बस हिम्मत से काम लेना तुम लोगों ने, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। शुमाइल ने नम आंखों से इसे रुखसत किया। इन दोनों को रुखसत करने के बाद शुमाइल का जहन नहायत तेजी से काम कर रहा था। इसे हर हाल में माहम की गैर मौजूदगी को हवेली वालों से मुख्फी रखना था। इसने जब पहले से जमा किए हुए सामान में से मिट्टी का तेल निकाला और खिड़की से अंदर माहम की कोठरी में फेंकना शुरू किया। अब वह एहतियात से इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। रात के इस पर सब ही यकीनन सो रहे थे। अब इसने दिया सिलाई का डब्बा उठाया और एक साथ 3 बत्तियां जलाई और इनके अंदर जान फेंक दिया। यहाँ से तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। अंदर बड़े काट कबाड़ में से तेल के साथ आग बहुत तेजी से भड़क रही थी। पूरा कमरा जलते हुए शोलों की नज़र हो चुका था। थोड़ी देर में हवेली के तमाम लोग शहरयार की फलक शिगाफ सीहों से जाग उठे थे। वो खिड़की की सुलाहों को पकड़े मेरी दुल्हन चला रहा था। साहिल फ़ोन रखे इस बात को सोचने लगा कि बिना पैसों के वो वकील साहब के ऑफिस तक का फैसला कैसे तय करेगा। इसका जहन इस वक्त गहरी सोच में डूबा था कि एक रिक्शा इसके पास आकर रुक गया। कहाँ जाओगे साहब? हाँ जाना तो है। अच्छा इस पते पर पहुंचा दो। किसी नतीजे पर पहुंचकर रिक्शे वाले को पता समझाने लगा। मुश्किलें जब भी किसी के गिर्द घेरा तंग करती हैं तो इनका हल भी इन्हीं में पहना होता है। बस इसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बैलगाड़ी बल खाती रस्तों से गुजर रही थी। नूर तो शायद इस किस्म के सफ़र की आदत थी, लेकिन न माहम के जिस्म का जोड़ जोड़ बैलगाड़ी के झटकों से दिखने लगा था और घास के खुश्क तनों ने छुप छुप कर भी इसका बुरा हाल कर दिया था। एक आज़ाद इंसान से इसकी ज़िंदगी छीन ली गई थी। वो खुद को बचाने के लिए मुसीबतों के तूफान को झेलती। ये किसी भी तौर आसान नहीं था, लेकिन हर ज़ीरो होश की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी हद तक ये सब बर्दाश्त कर रही थी। गाड़ी बांध धीमी चाल से गाड़ी चला रहा था कि रात के पुरहोल सन्नाटे में इसकी आवाज़ गूंज रही थी। सुनो जी, तुसी लोग इत्थे ही उतर जाओ, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। रात का वक्त हाथ सजाए नहीं दे रहा था। वो इन्हें इधर ही उतारने
एकदम भागते हुए माहम के पैर के नीचे कोई नुकीली चीज आ गई। इसका पैर बुरी तरह से रपट गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। इसने गिरते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रखकर अपने चेहरे को जमीन से लगने से बचाया। उठो बीबी, हिम्मत करो, भागो। नूरी फूली हुई सांसों के दरमियान बमुश्किल बोलते हुए उसे उठा रही थी। माहम ने उठना चाहा, लेकिन पाँव में दर्द की एक शदीद लहर उठती महसूस हुई। वो चाहने के बावजूद भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। इसका ताकुब कार लम्हा बलहमा के करीब आ रहा था। नूर, तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं उठ पाऊंगी, वो बेबसी से बोली। ना बेबी जी, मैं नहीं छोड़कर जाने वाली आपको कहीं। नूर के पाँव के छूने से दर्द की तेज लहर उठी थी। माहम के मुंह से तकलीफ से एक चीख निकली। इस चीख को सुनते ही मौत ताकुब कार की सूरत में इनके सर पर आ पहुंची थी। वो एक लंबा चौड़ा वजूद था जिसने काली चादर में खुद को छुपाया हुआ था। साहिल वकील के ऑफिस पहुंचा और रिक्शे वाले को वहीं रुकने के लिए कहा। वो अंदर गया और वकील साहब से मिला और अपने घर से निकलने के वाकयात जो मुफ्त से इसके गोश गुजार किया। वकील साहब को इसके वालिद किसी हद तक सारे मामलात बता चुके थे। वकील साहब, बाहर रिक्शे वाला है, इसने शर्मिंदगी से बात अधूरी छोड़ दी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने इसके अंदाज से इसकी बुधुरी बात समझ ली और सरजनिश करते हुए चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। नसीर, वो बाहर रिक्शे वाले को ये पैसे देकर फारिग करो। वो उसकी तरफ रुपये बढ़ाते हुए बोले। साहिल इस तरह ममनूनियत से उन्हें देखने लगा, इसीलिए दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है अंदर साहब आ गए, वो बोले। साहिल बेताबी से दरवाजे की तरफ देखने लगा और दरवाजा वहाँ होता ही इसकी सारी उम्मीदों ने इसका मुंह मोड़ लिया। सामने ताज़ा दम पुलिस पार्टी इसे धरने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। साहिल बेताबी से दरवाजे की तरफ देखने लगा और दरवाजा वहाँ होते ही इनकी सारी उम्मीदें इनका मुंह चढ़ाने लगी। किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। इतनी मुशक्कत और भाग दौड़ के बाद भी साहिल वक्त के शिकंजे में कसा जाने वाला था। अंजर साहब और सजील जब वहाँ पहुंचे तो सामने दिखने वाले मंजर ने दोनों को दिल पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। साहिल के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वो चेहरा झुकाए पुलिस के मोबाइल में बैठा हुआ था। वो बेकसूर होते हुए भी वक्त की रफ्तार में आ चुका था। एक लम्हे की गलती की सजा ना जाने इसके मुकद्दर में क्या लिखी थी। जब साहिल ने नजर उठाई और सामने इन दोनों को पाया तो जिन आंसुओं में पर वो जब्त किए बैठा था वो बिला तरद्दुद इसके चेहरे पर फिसलने लगे। वह तीनों ही बेआवाज रो रहे थे। वो खामोशी से पुलिस से मोबाइल के पीछे आ रहे थे कि मोबाइल की घंटी बजने लगी। रुकिया बेगम इनको फ़ोन कर रही थी। दोनों ही हिम्मत ना पाए थी कि वो इनका हालात से आगाह करते। फ़ोन बज कर खामोश हो गया। मोहम्मद नूर दोनों ही को अपनी मौत का यकीन हो चुका था कि वो लंबा चौड़ा वजूद घुटनों के बल गिरने वाले अंदाज में माहम के करीब आ बैठा। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने दोनों को शीशदर कर दिया। मेरी दुल्हन मरी नहीं, मेरी दुल्हन मरी नहीं। वो कोई और नहीं मलिक शरियार था जो कि दोनों हाथों से चेहरा झुकाए बच्चों की तरह सिसक रहा था। माहम का दिल इसे इस तरह रोते देखकर पसीजने लगा। किसने कहा तुम्हारी दुल्हन मर गई? माहम ने इसके आंसू साफ करते हुए पूछा। वो हवेली में आग लग गई, सब कह रहे थे दुल्हन मर गई। वो इसे तकते हुए अटक अटक कर बोला। माहम और नूर ने दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। इस पर शाह की कैफियत तारी थी। तुमको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ हूँ? माहम ने इसका चेहरा ऊंचा करते पूछा। मुझे क्या पता तुम मिल जाओगी, वहाँ सब कह रहे थे तुम आग में जलकर मर गई, तो तुम्हारे बिना जीकर क्या करना था? मैंने सोचा कि पहाड़ी से कूद जाऊंगा कि तुम मिल गई, वो बेसाख्तगी से बोला। माहम इसकी बात सुनकर दिल पर हाथ रख लिया। कुदरत के किए गए हर काम में एक हिकमत पोशीदा होती है। बस इंसान मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत ना होने के बाइस हिम्मत छोड़ देता है। गाड़ी बांध के पीछे रास्ते में उतार के जाने पर माहम बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो गई थी, लेकिन इस मुश्किल में इसके लिए आसानी पैदा होगी जिसकी नज़र नाकस से ओझल थी। वह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शरियार का सहारा लेकर आगे का सफर तय करने लगी। थाने पहुंचते ही साहिल को सलाम के पीछे धकेल दिया गया। अंजर साहब और सजील भी इसके साथ ही वहां पहुंचे। बड़ी तको-दो के बाद उन्हें थाने के इंचार्ज से मिलवाया गया। जी बादशाह, कैसे आना हुआ? SHO अपनी मूंछों को ताव देता इनसे यकसर अनजान बना हुआ था। इनका वकील भी वहीं पहुंच चुका था। साहिल की जमानत के कागजात इनके सामने रखे। नाजी ना, ये जमानत शमानत नहीं हो सकती, वो नफी में सर हिलाते बोला। कागजात पूरे हैं तो क्यों नहीं हो सकती? वकील साहब ने इसी अंदाज में पूछा था। वो कोई इंतहाई बददिमाग पुलिस वाला था जो अपनी फरौनियत में मस्त था। पूरे हैं, दिखाएं जरा। इसने हाथ बढ़ाकर कागज वकील से लिया और देखने लगा और इनमें से कागज निकालकर फाड़ दिया। लो जी, अब पूरे नहीं रहे, ये कहकर इसने फलक जकाफ कहकर गया। सजील ने तो गुस्से में मुठियां भींच ली और अंजर साहब का दिल महसूस कर रह गया। वो लोग वहां से उठकर बाहर आने लगे तो एक कांस्टेबल इनके पास आया। आप लोग को अपने बंदे से कोई प्यार नहीं जो इसे यूं बेयारो मददगार छोड़कर जा रहे हैं? वो इनसे बिना वटी हमदर्दी करते हुए बोला। हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, कल अदालत में जाएंगे।
अंजर साहब पास पड़ी बेंच पर बैठते हुए बोले, अंदर की खबर है मेरे पास। वो अपना लहजा ड्रामाई बनाते बोला, क्या खबर? अदालत जाने नहीं देंगे इसे, आज ही चौधरीयों का बंदा, लॉकअप में ही इसका काम तमाम। सजील ने इसकी बात मुकम्मल ना होने दी, इसके होंठों पर हाथ रख दिया। अंजर साहब तो रूहान से हो गए, परेशान ना हो, बस कुछ चाय पानी का पूछ लें थानेदार साहब से, तो वो खुद थाने में कोई गैर कानूनी काम ना होने देंगे। इतनी लंबी तहमीद के बाद आखिर वो अपने असल मकसद पर आ गया था। अंजर साहब ने सजील को वहीं बैठने का इशारा किया और खुद दोबारा अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो कंधे मजीद झुके हुए थे। आओ साहिल से मिलते हैं। पैसे से बड़े बड़े मुआवजे बर्पा हो जाते हैं। अब अपनी अपनी सोचों में गुम वो दोनों एक दूसरे की आगे पीछे लॉकअप की तरफ बढ़ गए। माहम के पैर में आई मौज के साथ चलना किसी क़यामत से कम ना था। हालांकि शहरयार ने इसे थामे रखा था, फिर भी दर्द से वो बेहाल हुई थी। एकदम किसी गाड़ी की हेडलाइट्स और चमकी। नूर और माहम चाहकर भी कहीं ना भाग सके और एक तेज रफ्तार जीप इनके पास आकर रुक गई। वो दोनों चादर के पल्लू से अपना चेहरा छुपाने लगी। न जाने अब कौन सी नई मुसीबत इन पर नाजिल हुई। अरे शहरयार, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? एक अनजान मगर दोस्ताना लहजे में एक मर्द की आवाज़ आई। नाजीदे, कोई गुल नहीं, मेरे घर वाले हैं, बस दूसरे पिंड तक जाना है। सद्दे शुक्र के मौके की मुनासबत से शहरयार बात बनाने लगा। इसी लम्हे माहम पैर की मौज के बायस जगमगाई और जादू का पल्लू इसके चेहरे से हट गया। इसका हुस्न जावेद उर्फ जीदे के दिल पर बिजलियां गिरा गया। वो बंदा शहरयार के पिंड का ही था और उनके सारे मामलात से वाकिफ था। माहम की एक झलक देख लेने के बाद इसकी नीयत में फतूर सा आ गया। आजा आजा, मैं जीप में वहाँ छोड़ देता हूँ। शहरयार अपनी मासूमियत के बायस इसकी नीयत को ना जान पाया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। माहम ने इसने रोकना चाहा, लेकिन वो इसकी बात समझ ही ना सका। इनकी गाड़ी में बैठते ही वो आगे लगे शीशे से माहम को देखने लगा। इसकी खबाजत बड़ी मुस्कुराहट माहम की नज़रों से पोशीदा न रह सकी। इनकी गाड़ी में बैठते ही वो आगे लगे शीशे से माहम को देख रहा था। माहम के वजूद पर जैसे लाल रंग की बारीक चूंटियां सी रेंगने लगी। वो जावेद की नज़रों में पोशीदा हवस को पहचान चुकी थी, लेकिन शहरयार अपनी अजली मासूमियत के बायस ये सब महसूस न कर सका। अंधेरे में जीप तेजी से नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ने जा रही थी, एक ऐसी मंजिल जिसका किसी को इल्म ना था। अंजर साहब और सजील थके मांदे थाने से घर पहुंचे तो एक और क़यामत इन लोगों की मुंतजिर थी। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो रुकैया बेगम फ़ोन हाथ में लिए साकित और जामद बैठी थी। इनकी आंखें आंसू से लबरेज थी और निगाहें कहीं दूर खड़ाओं में थी। रुकैया, क्या हुआ? अम्मी कुछ तो बोले। वो दोनों वक्ती तौर पर साहिल की परेशानी को बुलाकर इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। रुकैया, कुछ तो बोलो। अंजर साहब ने इनके दोनों हाथ थाम कर इनको झंझोड़ा तो वह जैसे चौंकी। माहम, हमारी माहम टूट कर इनके लबों से निकले। क्या हुआ माहम को? इतना कहकर रुकैया बेगम टूट फूट कर रोने लगी। अंजर साहब समझ गए कि गांव से कोई इतला आई है। उन्होंने फौरी तौर पर गांव कॉल की। क्या हुआ है? रुकैया को क्या बताया है माहम के बारे में? उन्होंने राब्ता होते ही पूछा। जो आप सुनकर वो भी सन्नाटे में आ गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, आंसू आंखों से डुबडुबाने लगे। सजील इनके पल बदलते तासुरात देख रहा था। इनकी खामोशी देखकर इसने फ़ोन इनसे ले लिया। जी मामू, क्या हुआ? जवाब में माहम की आग में जलकर मर जाने की खबर ने इसके दिल पर बिजलियां गिरा गई। आप लोगों ने लाश, मेरा मतलब है माहम को देखा? नहीं ना, वो लोग लाश दिखा रहे हैं ना जनाजे की रस्मात अदा कर रहे हैं। न जाने असल बात है क्या। सजील इससे बात करके गहरी सोच में डूब गया। आप लोग परेशान न हो, मैं कुछ नहीं हुआ माहम को। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरा दिल कह रहा है माहम ठीक है। सजील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक शौक सी कैफियत इन सब पर घेर गई थी। आज के अलावा इसके पास कुछ ना था। सुबह का सूरज शुरू होने लगा था। माहम के अलावा नूर और शहरयार ऊँगे दिखाई दे रहे थे। सिर्फ माहम ने सारी रात आंखों में काटी थी। गाड़ी एक पुरशिकवा हवेली के सामने आ रुकी तो शहरयार भी चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये कहाँ ले आए हो? ये तो हालांकि हवेली नहीं। शहरयार ने जावेद से पूछा। यार वहाँ भी छोड़ दूंगा, थोड़ा हमें भी वक्त दो खिदमत का। शीशे के पीछे से माहम को देखते हुए बोला। माहम के जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। इसका दिल किया कि वो किसी भी तरह यहाँ से भाग जाए। अच्छा ये बात है, फिर ठीक है। ये कहकर शहरयार जीप से उतर गया और पीछे माहम और नूर को उतरने का कहा। जावेद ने फातिहाना नजरों से माहम को देखा। वो बेबसी से अपने होंठ काट रही थी। मुहाफिज इसके साथ था, लेकिन दुश्मन और दोस्त के फर्क को पहचानने की अहलियत नहीं रखता था। इतनी देर में हवेली का दरवाज़ा खुला। ना चाहते हुए भी इनको अंदर जाना पड़ा। जुलेहा, जावेद की आवाज़ आई। एक खादमा इसकी आवाज़ पर दौड़ती हुई हाजिर हुई थी। जुलेहा, इन बीबियों को जनान खाने की तरफ ले जाओ, इसने हुक्म जारी किया। माहम किसी तरह भी शरियात से अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। चारों ना चार इसने जनान खाने की तरफ कदम बढ़ाए। वो बुरी तरह हरासा थी। परेशानी इसका चेहरे से छलक रही थी। इधर आओ बेटी। अंदर दाखिल होते ही एक बारोब मगर
शफीक आवाज़ इसकी समातों से टकराई। इसने आवाज़ की सिमत देखा तो व्हील चेयर पर एक सफ़ेद लोहे के गाले जैसी औरत बैठी थी। वो एक ट्रांस के कैफे में उनकी तरफ बढ़ी, उनके कदमों में जा बैठी। क्या हुआ, दही रानी परेशान है? उन्होंने सर पर हाथ रखते हुए पूछा। माहम के कानों में जैसे ये शहर डूबा लहजा सदियों बाद सुना था, वरना गालियों और कोसों ने इसके साथ कलाम किया जाता था, और ये लहजा सहा ना पाई। उसके सर में गोद में सर रखे धुआंधार रोने लगी। वो कम हिम्मत कभी नहीं रही थी, लेकिन कभी कभी रुक कर अपना बोझ दूसरों के कंधे पर रख देने से सफ़र की अजियत और मुसाफत का असर कुछ तो जाहिर हो जाता है। माहम ने भी यही किया, अपने दिल का हर जख्म खोल कर इनके आगे रख दिया। वह खामोशी से इनके आंसू गिरते हुए देखती रही, इनको बीच में बिल्कुल भी ना टोका और इसके होंठों से निकलते कुर्ब को लफ्ज़ों में ढलते हुए सुनती रही। हर मुश्किल में तुमको आसानी दी गई, तब भी तुम शुक्वा का ना हो। जब माहम सारा गुबार निकाल चुकी तो बोली, आसानी? कौन सी आसानी? सारे ख्वाब छीनकर मेरे सारे साथ डोर डंगरों से बदतर सरूर किया गया। आप कहती हैं मुझे आसानी दी गई? वो इस वक्त टूटे हुए दिल की मुकम्मल तस्वीर लग रही थी। शहरियार की जगह मुल्क सफ़ीर या कोई और मोतबर इंसान के साथ तुम्हारा बंधन भी ये तो बन सकता था, लेकिन क्या शहरियार की सूरत में तुमको आसानी नहीं दी गई? वो आसानियत से इससे सवाल कर रही थी। माहम का दिल और दिमाग पर लगी गिराहें एक करके खुलती चली जा रही थी। अल्लाह किसी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। धीमे लहजे में पड़ी गई आयत इसके जख्मों पर मरहम का काम कर गई और माहम के दिल और दिमाग पर छाई गई धुंध जैसे छट गई थी। इसे वो हर लम्हा याद आया जब शहरियार और इस्माइल की सूरत में वक्त बे वक्त इसकी मदद की गई। वो अपनी बदगुमानी में तहे दिल से शर्मिंदगी महसूस करने लगी। चल उठ मेरी दही, हाथ मुँह धो, कुछ खा पी ले। माफ़ कीजिएगा, मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं। वो शर्मिंदगी से बोली। ना दही रानी ना, शर्मिंदगी कोई बात नहीं, मैं जावेद की माँ हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। माहम और नूर नौकरानी के साथ अंदर कमरे की तरफ चल पड़ी। माहम ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर इसको देखा। माहम के दिल में उठने वाले खदशात किसी हद तक कम हो गए। थोड़ी देर में इनके सामने मुख्तलिफ किस्म के खाने और फल लाकर रख दिए गए। शक और वहम का सांप अभी भी किसी हद तक इसके दिल में कुंडली मारे बैठा था। इसने शदीद भूख के बावजूद सिर्फ फल खाने पर इत्तेफाक किया। नूर हैरत से इसके सवाले नज़रों से देख रही थी। तुम खाओ, मुझे कुछ भूख नहीं, वो धीमी लहजे में बोले। इधर मैदान खाने में जावेद शहरियार की अच्छी खातिर दारी कर रहा था और हर तरह से बेखबर खाने से इंसाफ कर रहा था। रात बीतती जा रही थी। हवेली पर खामोशी का पहरा था। माहौम को अनजाने खदशे सोने ही दे रहे थे। किसी अनहोनी की वाज़ह आहट इसे महसूस हुई। वो खुरदरी ज़मीन पर लेटते ही सो जाया करती थी और आज इस आरामदा और पुरताइश कमरे में नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। करवटें बदल बदल कर वो थक गई थी। दबे पाँव उठकर दरवाजे तक आई और कुंडी की तलाश में दरवाजे पर हाथ फेरने लगी, लेकिन सिर्फ एक ही लॉक था जिससे वो दरवाज़ा मुकफिल कर चुकी थी। अब वो कमरे में ठहर रही थी, अपने खदशों को वहम का नाम दे रही थी। आखिरकार थक कर वो बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। पलकों के बाद जुड़ने की देर थी, वो सो गई। रात के न जाने कौन से पहर इसने अपने करीब किसी के वजूद की ससराहट महसूस की। शदीद घबराहट के ज़ेरे असर इसने आंखें खोली तो जावेद इस पर झुका हुआ था। इसने वहशतज़दा होकर चीखना चाहा तो जावेद ने इसके होंठों पर सख्ती से हाथ जमा दिए। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई नहीं जागने वाला, क्योंकि खाने में मिली बेहोशी की दवा अब तक सब पर असर कर चुकी है, वो सराते हुए लहजे में बोला था। इसकी आंखें इस वक्त किसी भेड़िए की आंखों से मुशाबा थीं। इसकी आंखें इस वक्त किसी भेड़िए की आंखों की तरह दिख रही थी। माहम ने खुद को इसकी गिरफ्त से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त इंसानियत से गिरा हुआ एक जानवर नुमा इंसान था जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के आगे ज़बान निकालने हाँप रहा था। इस कमरे में नूर भी सो रही थी। इतने शोर शराबे में भी इसकी आंख न खुली, क्योंकि वो भी दूसरों की तरह बेहोशी की दवा के ज़ेरे असर थी। माम को अपनी बेबसी और जिल्लत का एहसास दिला रहा था। गुजरी ज़िंदगी में भी ऐसी हद तक अज़ाई के बारे में इसने सोचा तक नहीं था। जावेद बेरहमी से घसीटते हुए कमरे के दरवाजे तक ले गया। वहाँ माहम की घुटी घुटी चीखें सुनने वाला कोई ना था। दरवाज़ा खोल के उसे बाहर दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। इसी लम्हे अपनी माँ की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। जावेद छोड़ दे इसे, इसकी आवाज़ गैज़ो गज़ब से कांप रही थी। आप बीच से हट जाएं, वो गुर्राते हुए बोला। माम इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए फड़फड़ाने लगी। जावेद तुम इसको छोड़ रहे हो या नहीं? इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। जावेद ने पलटकर इनको देखा तो वो व्हील चेयर में 2 नालों की बंदूक थामे बैठी थी। आप मुझ पर गोली चलाएंगी? इस 2 टके की लड़की की खातिर आप मुझ पर गोली चलाएंगी? वो हैरत से बोली। जिस लड़की को तो 2 टके की लड़की कह रहा, कभी मैं भी इसी ही हैसियत से लाई गई थी, वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली।
وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا۔ حویلی کی دور دیوار میں رات کی سنسناہٹ میں گولی گونج گئی۔ جاوید اپنی پنڈلی کی پکڑے نیچے کی طرف گر پڑا۔ ماہم پر سے اس کی گرفت جیسے ہی کمزور پڑی، وہ بھاگتے ہوئے ماجد کے پاس آ گئی، ان کی گود میں سرک کر چھپائے رونے لگی۔ گولی کی آواز سن کر باہر دروازے پر تعینات گارڈ تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ جاوید کو زمین پر گرے دیکھ کر انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا، پر بندوق پر نظر پڑتے ہی وہ خاموش ہو گئے۔ نذر احمد، اس بدبخت کو ہاسپٹل لے جاؤ، تھانے میں گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کا پرچہ بھی کٹوا دینا، انہوں نے باروب آواز میں سے حکم دیا۔ جی بی بی جی، جیسا آپ حکم کریں۔ وہ وہاں سے لے جانے لگے۔ وہ دونوں جاوید کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ نہ میری دہی، روتے نہیں، تو بڑی بہادر ہے، وہ اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ بھی میری حیثیت سے یہاں لائی گئی تھی؟ ماہم نے یاد دلانے پر فوری پوچھا۔ آج کے پچھلے ایک کل ہوتا ہے، ہر بیتے کل کی ایک کہانی بھی ہوتی ہے، وہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے سننی ہے آپ کے بیتے کل کی کہانی، ماہم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ضرور سننا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، ساری رات کی جاگی ہوئی ہو۔ اسے آرام کی تکلین کرتے ہوئے ویل چیئر کا رخ کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ سب کی طرح آپ کیوں نہیں سوئی تھی؟ ماہم نے یاد آنے پر اس سے پوچھا۔ میرا کھانا پرہیزی پکتا ہے، یہ بات شاید جاوید کو معلوم نہیں تھی۔ وہ افسردگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اپنے اکلوتے بیٹے پر گولی چلانا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ ماہم سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ساحل کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ مخالفت وکیل سارے معاملات کو توڑ موڑ کر جج کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ساحل کی قسمت اچھی تھی کہ اس معاملے کے چشمدید گواہ اس کے اپنے رشتہ دار تھے۔ جج صاحب نے اگلی پیشی کی تاریخ دی اور آج کی کارروائی ختم کر دی، جس میں ساحل کے گواہوں نے حاضر ہونا تھا۔ وکیل نے انظر صاحب کو کافی آس دلائی تھی کہ فیصلے ان کے حق میں ہی ہوگا۔ عدالت کے باہر جب اسے ہتھکڑیوں میں لایا گیا تو رقیہ بیگم کا زبر ٹوٹ گیا۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ انظر صاحب اور سجیل انہیں سنبھالنے لگے۔ ساحل نے ماں کو روتا دیکھا تو ان کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن پولیس والوں نے اس کی ہتھکڑیاں کھینچ کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ لمحوں کی خطا کی سزا نہ جانے کتنی طویل ہونے والی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہولتے ہوئے پردے سے چھن چھن کر اندر کمرے میں آ رہی تھی۔ ماہم نے منہ پر پڑنے والی روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چاروں طرف سے اس نے دیکھا، پھر اسے گزرے کل کے سارے واقعات ایک ایک کر یاد آنے لگے۔ اس نے تیزی سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ کیا ہوا؟ بڑی بی بی اسے دوبارہ وار بھاگتے ہوئے دیکھ کر پوچھی۔ وہ ان کی آواز سن کر رک گئی اور اس کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ماں پھولی ہوئی سانسوں کا ہموار کرتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ وہ جاوید، وہ ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ہے کوئی یہاں، پریشان نہ ہو، وہ اسے تسلی دیتی ہوئی بولی۔ ماہم کے حواس آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آتے جا رہے تھے۔ وہ پرسکون دکھائی دینے لگی۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بات کل رات آپ نے دوری چھوڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھری، ان کی نظریں خلا میں گم ہو گئیں، جیسے وہ بات شروع کرنے کے لیے کوئی سرا تلاش کر رہی ہوں۔ آج صبح سے ہی گھر میں افراتفری پھیلی تھی، ان سب کو ہی عدالت جانا تھا۔ ساحل کی پیشی تھی جس میں اس کی طرف سے گواہوں نے گواہی دینی تھی، جس کے بعد وہ ساحل کی رہائی کے لیے پریقین تھے۔ وکیل نے ان کو کافی آس دلائی تھی، جس سے ان سب میں بھی زندگی کی رمق دوڑ گئی تھی۔ ہم 5 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ بھائی اکلوتے ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلا تھا اور کافی اکھڑ مزاج بھی۔ ایک دن میرے بھائی کا اپنے دوستوں سے جھگڑا ہو گیا اور بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے ایک لڑکے کو مارا اور اتنا مارا کہ اسے شدید چوٹیں آئیں اور وہ بدقسمتی سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی ہار گیا۔ میں ان دونوں 17 سال کی تھی اور جب یہ قیامت ہم پر ٹوٹ پڑی۔ اماں ابا کسی صورت اکلوتی اولاد نرینا کو گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور آخری بات قصاص تک جا پہنچی۔ پیسے کے ریل پیل تھی گھر میں، ان کی مانگی رقم دینا ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن انہوں نے رقم کی بجائے مجھے ہی مانگ لیا۔ مقصد میرے والدین کو چوکے لگانا ہی تھا اور میرے والدین نے بھائی کی زندگی پر مجھے قربان کر دیا۔ ماہم تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر مویت سے انہیں سن رہی تھی۔ تمہاری طرح میں نے بھی ہر طرح کی اذیت صبر سے سہی، اور بیٹی مظلوم کا صبر تو بیٹی عرش ہلا دیتی ہے، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ کئی سال بعد جانوروں سے بدتر سلوک سہا اور اچانک اس خاندان میں پرسرار سی بیماری سرایت کر گئی اور ایک ایک کر کے اذیت ناک موت مرنے لگے۔ ان کے 4 جوان کڑیل بیٹے ان بیماری کے ہاتھوں لقمہ اجر بن گئے، جن میں ایک جاوید کا باپ بھی تھا۔ یعنی آپ کے شوہر؟ ماہم نے پوچھا۔
बेटा वो सिर्फ नाम का ही शौक था जिसने ज़माने भर का सितम मुझ पर तोड़ रखा था। वो आंसू साफ करते हुए बोली। उन्होंने कोई डॉक्टर और कोई हकीम न छोड़ा, आखिर पीर फकीरों तक जा पहुँचे। एक इंसान ने इनको मज़ार पर रोक लिया और ऐसी बात कही कि मेरे बुरे दिन टल गए। क्या कहा उसने बेताबी से पूछा। यहाँ क्या लेने आए हो? कुछ नहीं मिलने का तो ना रहम ना करम। यह कहकर वो हाल में आ गया और मज़ार से भाग निकला। वो इनके पीछे दर फिरे। आखिरकार एक दिन वो इनके अपने घर तक दरवाजे पर आया और बोला, मजलूम की आह पीछा कर रही है तुम्हारे, इससे ज़्यादा तुम लोगों की मदद की इजाज़त नहीं। इतना कहकर वो चला गया। कभी ना मिला इनको। माँ मबयूत बैठी इनकी दास्तान सुन रही थी। बस अल्लाह ही मुश्किलात से निकालने वाला है। इन लोगों को अपने किए गए मजालिम का अंदाज़ा हो गया और अपनी जान बचाने को मुझे ये हवेली और कुछ ज़मीन दे दी कि उन्होंने खुद को बचा लिया। इतना कहकर वो खामोश हो गई। माँ ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इनके करीब आकर इनकी गोद में सर रख दिया। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। साहिल को कटहरे में खड़ा देखकर सबको ही तकलीफ हो रही थी। साहिल के मामू भी गवाहों में शामिल थे और अपने नाम की पुकारे जाने के मुंतज़िर थे। इनका मोबाइल थराया। एक अनजान नंबर से इनको वीडियो मौसूल हुई जिसे देखकर इनके माथे के पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। जब इनका नाम पुकारा गया तो इनकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट महसूस की गई। पहले इनसे कुरान पर हाथ रखवा कर सच बोलने का हलफ लिया गया। जी आपने बयान में क्या कहा? इनके सामने साहिल ने हवाई फायर किया था। इनके सवाल किया गया। नहीं, साहिल ने सामने निशाना लेकर फायर किया था। वो नज़रें झुकाकर बोले। साहिल समेत सब हैरत से इनकी तरफ देखने लगे। अदालत में सब लोग ही साहिल के मामू का बयान सुनकर भौंचाल रह गए। वो यकीनी तौर पर अपना बयान बदल चुके थे और अब वो सर झुकाए खड़े थे। इनके शाने भी ढलके हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने जब नज़र उठाकर देखा तो इनकी नज़रों में बेबसी साफ नजर आई। कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाए हुए थे। अदालत ने इनका बयान सुनने के बाद मुकदमे की कार्रवाई को अगली पेशी तक मुहक्कर कर दिया। बाहर निकलते हुए इनको सबने घेर लिया, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। बस सिर्फ उन्होंने एक मोबाइल पर एक वीडियो लगाकर मोबाइल सजील के हवाले कर दिया। मामू, आपको ये वीडियो अदालत दिखानी चाहिए थे, आपको बयान नहीं बदलना चाहिए था। सजील ने वीडियो देखने के बाद कहा, कोई भी बाप अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकता। बेटा, मैं भी नहीं दे सका। वो ये कहकर आगे बढ़ गए। कोई मुझे भी बताएगा आखिर क्या है इस वीडियो में? रुकैया बेगम पीछे से आती हुई बनाए हुए लहजे में बोली। मामू का छोटा बेटा मलकू के पास है। सजील ने इन्हें हकीकत से आगाह किया। ओह अच्छा। जब ही वो सच ना बोल पाया वो तासिफ से बोली, तुम लोग चलो, मैं वकील से मिलकर आता हूँ। अंजर साहब खुद को घसीटते हुए आगे बढ़े। जिंदगी इन सब के लिए अपनी जगह पर बोझ बन गई थी। वो आस का दामन थामे अच्छी वक्त के मुंतजिर थे और कोई मौजज़ा ही इन सबको इस मोहम्मद शहरियार को जावेद की अम्मा ने खूब तोहफे तोहफ़ देकर वहाँ से रुखसत किया। शहरियार बार बार जावेद के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो गुजरी रात के रूह फसा मामलात से बेखबर था। बाज़ औक़ात बेखबरी भी एक नेमत की तरह होती है। चेहरों से हटते पर्दे हकीकतन बड़ी तकलीफ दे जाते हैं। अब इन दिनों का रुख शहरियार की खाला के गाँव की तरफ था कि एक ऐसे रास्ते पर वो गामजन थे जो न जाने मंजिल थी भी या नहीं। माहम का दिल मुसलसल अनजाने खदशों की जद में था। वो दिमाग न जाने कौन कौन सी नज पर जाकर सोच रहा था, क्यों ना हम शहरियार की खाला के बजाय मेरे घर चले। इसने आस्तगी से नूर से पूछा। ना बीबी, वहाँ तो वो लोग फौरन ही पहुँच जाएंगे। नूर ने नफ़ी में सर हिलाते पूछा। हाँ ठीक कहती हो, सबसे पहले इसका ध्यान इधर ही जाएगा। माहम ने इनकी बात की तईद की। वो इस बात से ना वाकिफ थी कि वो लोग इसकी मौत का यकीन कर चुके हैं। आधे दिन का सफ़र तय करके वो लोग जब मंजिल पर पहुंचे तो शहरियार की खाला इनकी आमद का सुनकर नंगे पाँव ही बेकरार सी दरवाजे पर इनको मिलने आई। वो एक मुशफ़िक़ औरत थी। माहम इनको देखकर किसी हद तक मुतमईन हुई। शहरियार भी इनसे मिलकर काफ़ी खुश हुआ था। जब पैदा हुआ तो देखा था इसे, फिर इन जालिमों ने इसे मिलने ना दिया, हत्ता बहन का मरा मुँह भी ना देखने दिया। वो शहरियार को अपने साथ लगाते हुए बोली थी। माहम ने तासुफ से सर हिलाया। ये जिस दौलत और जायदाद पर आज ऐश कर रहे हैं ये सब इसी का है। वो बोली। खैर अब तुम आ गई हो, अब सिर्फ ठीक हो जाएगा। वह के कंधे को थपकते हुए उठ गई। माम ने सुकून का सांस खारिज किया और अपनी आंखें मोड़ ली। अंजर साहब अदालत से आने के बाद बिल्कुल खामोश थे। सजील इनकी खामोशी को महसूस कर रहा था। आज वो क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? इन्होंने आस्तगी से पूछा। इस हादसे ने सबको एक दूसरे का मिजाज शनासा बना दिया था, वरना सजील अपनी पढ़ाई में उलझा रहता था। इससे ज़्यादा साहिल के घर वालों के करीब था। अच्छी आस नहीं दिलाई उन्होंने। हो सकता है कि अगली पेशी में फैसला हो जाए। वो सर झुकाकर बोले, आप फिक्र ना करें, फैसला हमारे हक में ना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो उनके हाथ थामते हुए बोला।
अंजर साहब ने प्यार से इसका गाल थपथपाया और अंदर चले गए। वक्त ने नसीब में बेचैनियाँ लिखती थीं तो सुकून भी इन्हीं नहीं देखना था। इस सोच के साथ वो खुद ही पुरसुकून हो गए। अगले दिन नूर ने शहरियार से मुतल्लक सारी बातें बताई कि किस तरह दवाइयों के ज़ेर असर इसे पागल बनाया गया। मैं इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद की चमक इनकी आंखों को रोशन कर रही थी। अल्लाह ने शायद ही इसीलिए मेरी गोद खाली रखी कि मेरे पास इसने आना था। वो नम आंखों से इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। माहम भी अच्छी दिनों की उम्मीद लिए काफ़ी मुतमईन थी। आज अदालत में पेशी थी। अंदर की खबर यह थी कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। सबके ही दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे। न जाने वक्त की गठरी में इनके लिए क्या पोशीदा था। सब लोग दम साधे अदालती कार्रवाई देख रहे थे। जज साहब ने सारे शवाहिद का नज़र सानी की। अदालत तमाम शवाहिद और बयानात की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम साहिल ने सोच समझ से मंसूबे के मुताबिक गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक जान का ज़िया हुआ। लिहाजा अदालत मुलजिम साहिल को दफ़ा नंबर 302 के तहत फांसी की सज़ा देती है। ये कहकर कलम तोड़ दिया गया। सब लोग सख्ते की कैफियत में थे। कलम के साथ इन सब की उम्मीदें भी टूट गई थीं। सब लोग सख्ते की कैफियत में थे। अंजर साहब और रुकैया बेगम दोनों ही अपनी अपनी कुर्सियों पर डे गए। इनके जिस्मों ने जैसे वहाँ से उठने से इनकार कर दिया था। सजील ही दोनों को संभाल रहा था। ये फैसला सुनने के बाद इसके भी हिसाब जवाब दे गए थे, लेकिन बहरहाल इस वक्त को ही इन दोनों को संभालना था। साहिल की तो हालत इस फैसले को सुनते ही नहायत गैर हो गई थी। एक तरफ इसकी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तारीख हो गई, तो दूसरी तरफ वालिदैन की यह हालत देखकर वो हद परेशान था। वक्त बेरहम ने इनको चारों तरफ से जकड़ रखा था। शादी के बाद माहम की ज़िंदगी अब कुछ सुकून के पल मुयस्सर आए थे। शहरियार की हाला है घर में इसे इज़्ज़त और महफूज मोहब्बत दोनों ही दी जा रही थी, जिन्हें वो हालात की सतम ज़रीफ़ी के बायस खो चुकी थी। बस इसका दिल घर वालों की तरफ से नहायत परेशान रहता था, लेकिन राब्ते की कोई सूरत ना थी। क्या बात है बीबी जी, आप तो अल्लाह सोने ने सब कुछ ठीक कर दिया है, फिर क्यों परेशान हैं आप? नूर ने इसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा था। कुछ नहीं नूर, बस घर वालों की तरफ दिल लगा रहता है, इसने उदासी से जवाब दिया। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुसी फ़ोन कर लो इधर, इसने जैसे आसान हल बताया। इसके फ़ोन की अगर निगरानी हो रही हुई तो फिर इसने जवाब के बजाय सवाल किया। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने, इसने गहरी सोच से सांस लेते हुए कहा था। बीबी आपको अपने किसी दोस्त का नंबर याद नहीं, या आस पड़ोस में से किसी का? इसने एक और तजवीज़ दी। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, वो जोश से बोली। चले मैं खाला जी से पूछेंगे, फ़ोन यहाँ लेकर आती हूँ, आप बात कर लो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। नूर कमरे में टहलने लगी। इसकी अजीब सी हालत हो रही थी। थोड़ी देर बाद नूर फ़ोन का सेट उठाए साथ तार को संभालती इसके पास आ गई। रिसीवर को थामते हुए नूर के हाथ कांप रहे थे। अपने पड़ोसियों का नंबर मिला रही थी, मगर आखिरी हिंसा इसे किसी तौर याद नहीं आ रहा था। इसने जहन पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन इसे आखिरी हिंसा सही तरह याद नहीं रहा। आखिरकार हार मानते हुए इसने वापस रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। नूर उसकी हर हरकत देख रही थी। अब क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं मिला रही? इसने परेशानी से पूछा। वो आखिरी हिंसा नहीं याद आ रहा, मुझसे ये नंबर कभी सही तरीक़ा से याद नहीं होते, वह शर्मिंदगी से बोली। अच्छा। नूर भी दो लफ्ज़ बोलकर खामोश हो गई। बीबी जी आ गया, वो एकदम चिल्लाई, साथ ही बाहर भागी। कौन आ गया? माम ने इसके चीखने पर दिल पर हाथ रखा। नूर फौरी तौर पर कागज़ और कलम लिए अंदर आई। ये लें बीबी। इसने दोनों चीज़ें इसकी तरफ बढ़ाईं। क्या करूँ इसका? मेरा ये जो दिमाग है ना, पर ये परेशानी में तेज़ रफ्तारी घोड़े की तरह दौड़ता है। वो तराते हुए बोली। करूँ क्या इन चीज़ों का, घोड़े की रफ्तार वाली? नूर ने इसकी अकल उतारी। उफ, ये भी मैं बताऊँ? वो सर पर हाथ रखते हुए बोली। आइडिया तुमको आया है तो तुम ही बताओगी ना? वो खौफज़दा होकर बोली। आइडिया ये क्या होता है? नूर थोड़ी देर बाद थोड़ी पर हाथ रखते हुए बोली। मेरा सर होता है। माँ अब बुरी तरह चिढ़ रही थी। वक्त की नरमी ने फिर से इसे पुरानी वाली नाज से नखरों वाली महम बना दिया। अरे आखिरी हिंसा ही बुला है ना, तो बस एक इस पर लिखो आप और इस नंबर के साथ मिलाकर कॉल करती जाओ। एक गलत नंबर लगे तो वो हिंसा काटते जाना। नूर ने वाकई सादा और आसान तरीका बताया था, जो कि अक्लमंदी से भरा था। नाम ने इस बात समझते ही कार्रवाई शुरू कर दी और नंबर मिलाना शुरू कर दिए। 5वीं बार में ही इसे कामयाबी मिल गई। साहिल के खिलाफ फैसले ने तो सारे घर को कमर तोड़कर रख दी थी। परेशानी ने जैसे इस घर का रास्ता देख लिया था। सभी अपनी अपनी सोचों में गलता थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सजील उठकर देखने गया। वो अम्मी, बराबर वाली आंटी आपको बुला रही हैं। वो वापस आकर बोला। हैं? अच्छा, क्यों बुला रही हैं? वो गायब दिमागी से बोली।
आप सुन आए ना, सजील ने इनसे कहा। वो बाहर आई तो पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। आप अंदर आए ना, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? रुकैया बेगम ने इनसे कहा। नहीं, आप मेरे साथ चले, एक जरूरी काम है। वो उनकी बात काटते हुए तेजी से बोली। रुकैया बेगम ना समझी में दरवाजे को बंद करती सदज बुलंद करते हुए इनके साथ चली गई। इनके घर में दाखिल होते ही पड़ोसन खातून ने फोन की तरफ इशारा किया। वो उलझी हुई नजरों से देखते हुए आगे बढ़े। रिसीवर उठाते ही जो आवाज इनकी कानों से टकराई, इसने इनके कदमों से जमीन हिला डाली। माँ हमने इनके हेलो कहने पर सिर्फ अम्मी बोला और इनको पास पड़ी कुर्सी का सहारा लेना पड़ा। वक्त की खिंची लकीर को पार करने की सही कर गई थी। इसकी आवाज़ इनकी प्यासी ममता को सैराब कर रही थी, जो कि रोज़ खुद को बेटी के जिंदा होने का यकीन दिलाती थी। दोनों को ही लफ्ज़ों की जरूरत ना थी, दोनों ही के चेहरे पर आंसू थे। आंसू में वक्त की गिरद धुली तो माहम ने आस्ता आस्ता खुद पर गुजरी दास्तान वाक़यात की तफसील में बताए बगैर सुनाई। फिर जब उन्होंने साहिल के बारे में बताया तो माहम का दिल दहल गया। तो साहिल की गिरफ्तारी तक सवाल इल्म थी, अब इसकी सज़ा के बारे में जान लेना तो इसके लिए सुहाना वो था। वो दोनों काफ़ी हद तक देर तक बातें करती रहीं। फिर रुकैया बेगम ने ढेर दुआएं देकर फ़ोन रखा तो मुसरत से उनका चेहरा जगमगा रहा था। उन्होंने पड़ोसी खातून का शुक्र अदा किया। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो सजील इनको ही बुलाने के लिए दरवाजे को बाहर खड़ा था। सब खैरियत तो है ना, इतनी देर क्यों लगा दी? वो पेड़ दर पेड़ सवाल किए जा रहा था। अंदर तो चलो ना, सब कुछ यहीं पूछ लोगे। वो हंसते हुए बोली तो सजील हैरतज़दा होकर उनको देखने लगा। इनके घर का मकीन तो जैसे हंसना का भूल चुका था। अम्मी अम्मी बताए ना, तो छोटे बच्चों की तरह इनके सैर हुआ। रुकैया बेगम सीधी अंजर साहब के पास गई, उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने इनका जगमगाता चेहरा देखा तो वो भी चौंके बिना न रह सके। क्या हुआ? इन्होंने अटकता हुआ पूछा। हमारी बेटी जिंदा है सजील, हमारी महम जिंदा है। वो आंसू और मुस्कुराहट के दरमियान ये लफ्ज़ अदा कर रही थी। अंजर साहब तो ये लफ्ज़ सुनते ही सजदे में गिर गए और सजील फरते मुसरत से माँ से लिपट गया। बिलाखिर कुदरत को इन पर रहम आ ही गया था। वक्त की चक्की में पिसते पिसते थोड़ी सी राहत इनके भी नाम हो गई थी। महम फोन रखते ही हिचकियों से रोने लगी। साहिल के बारे में सुनकर इसका जवाब दे गया था। नूर इसे इस तरह रोते देखकर घबरा गई। बाहर खाला को बुलाने दौड़ी। बाहर शहरियार भी इनके साथ बैठा था। वो भी महम के रोने का सुनकर बेकरार से इनके साथ चला आया। ना मेरी दही, ऐसे नहीं रोते। वो सुन चमकाते हुए बोली। क्या हुआ नूरी, तूने रुलाया है मेरी दुल्हन को? वो उस दुल्हन पर थोड़ा झीम सा गया था। ना मलक जी, मैंने क्यों रुलाना है? वो अपने घर बात कर रही थी फोन पर। वो घबराते हुए बोली। क्या हुआ, सब खैरियत है ना तेरे घर? खाला ने इसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखा। इसका ये हुस्न अफसुर्दा शहरियार का दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। वो तड़प कर आगे बढ़ा, लेकिन फिर सबको देखकर रुक गया। महम ने आस्ता आस्ता साहिल से मुतल्लिक सारी बातें बताई तो शहरियार चौंक पड़ा। ऐसे कैसे इतनी बड़ी सजा सुना दी? मैं भी इस वक्त जीप में मौजूद था। मैं बताऊंगा अदालत को कि वहाँ हवाई फायर ही हुआ था। वो पूरे एतमाद से बोला। माहिम रोना बोलकर हैरत से देखने लगी। उम्मीद की किरण इसके हाथ लगने लगी। ऐसे कैसे इतनी बड़ी सजा सुनाएंगे वो? माहिम घटा टोप अंधेरे में नन्ही सी रोशनी की किरण भी बड़ी गनीमत लगती है। बेटा, पहले भी शहरियार को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा लाऊं, फिर आगे का लाहेमल तय करते हैं। माहिम अब धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अपने आंसू साफ कर रही थी। शहरियार इसके चेहरे पर धूप छांव का यह खेल बड़े इन्हमाक से देख रहा था। वो कुर्सी पर बैठा सबके कमरे से जाने का इंतजार कर रहा था। खाला और नूर कमरे से जा रहे थे। इनके चले जाने के बाद माहम को शहरियार की नजरों का एहसास हुआ। इसकी गहरी नजर इसी पर जमी थी। इसे अजीब सी घबराहट ने घेर लिया। वो शायद खाला बुला रही हैं। वो ऊंची आवाज में खुद कलामी सी करती हुई बिस्तर से उतरने लगी। शहरियार को उसको देखते ही मौत था। जब तक वो इसका इरादा समझता कमरे से जा चुकी थी। इसके जाने से इसकी सारी मवियत टूट गई। वो अपने दिल में इसके लिए उठते जज्बात को कोई नाम न देने से कासिर था, लेकिन जो भी था इसे अच्छा लग रहा था। साहिल की सज़ा हो जाने के बाद तो अंजर साहब हिम्मत ही ना हार बैठे थे। रुकैया बेगम ने तो बस मुसल्ला ही संभाल लिया था। वो किसी मौजे की उम्मीद में थी। एक सजील ही था जो अपनी हिम्मत से काम लेते हुए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। इस दिन के बाद माहम ने घर राब्ता नहीं किया था, क्योंकि रुकैया बेगम ने ऐसा करने से मना किया था। ताक़ुब करने वाले कहीं माहम तक ना पहुँचे, इसलिए वो जहाँ थी इसे खामोशी से वहीं रहने देना था। शहरियार को खाला डॉक्टर के पास से शहर ले जाने वाली थी कि एक रोज़ इनकी हालत बिगड़ गई। माहम को इस हालत में देखकर नहायत परेशानी हुई थी। शहरियार का तमाम जिस्म तशंजी कैफियत का शिकार था। वो उसे झटके लग रहे थे। इसको शहर ले जाते हैं, ये ठीक नहीं है खाला। वो रुहासी होकर बोली।
बीबी जी मलक जी को ये दौरा हवेली में भी पड़ता था। वो लोग अताई को बुलाकर कोई टीका लगवा देते थे। नूर ने इसकी उन लोगों को बताया। टीका? कौन सा टीका? खाला ने हैरत से पूछा। ये तो नहीं जानती मैं, वो शर्मिंदगी से बोली। अल्लाह सोना सब खैर करेगा, अभी तो इसे लेकर चलते हैं शहर। वो नौकरों को गाड़ी निकालने का कहकर इसे आवाज़ें देने लगी। माँ हमने भी साथ जाने के लिए चादर लेने लगी तो खाला ने इसे मना कर दिया। सुन पत्ते तू साथ ना जा, तुम दोनों साथ किसी के नज़र में आ गए फिर नए तमाशे में ना उठ जाएं। वो अपने खदशात का इजहार करने लगी। माँ हमने इनकी बात समझकर सर हिलाया, पर वो शहरियार को अकेला छोड़ने पर राजी भी ना थी। तो तू दिल ना छोटा कर। शहर पहुंचते ही बड़े डॉक्टर को दिखाते ही तुझको ही फ़ोन करूंगी, वो सब खुद से लगाते बहलाते हुए कह रही थी। इनके जाते ही माँ हमने जानमाज बिछाकर शहरियार के लिए सजाएज हो गई। गाड़ी में शहरियार को फिर से जटने लगने लगे और शहर वहाँ से काफ़ी मुसाफत पर था। इसकी हालत मुसलसल इस पर कुरान आयात पढ़ कर फूंक रही थी। अस्पताल पहुँचते इसकी हालत के पेश नज़र इसे एमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। फिर इसके तमाम टेस्ट हुए। डॉक्टर ने इससे केस की पूरी हिस्ट्री इसकी हालत से ली। कुछ ही घंटों में इसकी रिपोर्ट आ जानी थी। वहाँ माहम जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर उधर टहल रही थी। इन लोगों को गए कई घंटे हो गए थे, अब तक इनकी कोई खबर ना आई थी। आखिर वक्त को इस पर रहम आई गया और फ़ोन की घंटी बजी। वो और नूर दोनों साथ ही बैठी हुई थी। हटो पीछे, मेरा फ़ोन है, माँ हमने नूर को घूरते हुए कहा। हाँ बीबी जी आप ही उठाओ। वो मुंह बनाते हुए पीछे हो गई। हेलो हाला, क्या हुआ? वो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने लगी। जब दूसरी तरफ की आवाज़ इसकी समातों में पड़ी तो उसके पैरों से जान ही निकल गई। ओह तो जिंदा है और ज़ुबैदा के पास है। 7 गालियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। माँ हम अपनी जगह बर्फ़ की बन गई। नूर इसको हिलाकर पूछने लगी, अच्छा तो ये नूर भी तेरे साथ है? मैं आ रही हूँ तुझे लेने, तू वहीं रुक। सुदराइन की आवाज़ शाम की फनकार से मुशाबा थी। माँ हम खड़े खड़े काँप रही थी कि फ़ोन की घंटी फिर से चंगाड़ने लगी। नूर ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। जी बीबी जी यही हैं, ले बात करें। पुत्र सब खैरियत है, बस कुछ दिन अस्पताल में रखेंगे और जो नशे की लत लगाई थी इसका इलाज करेंगे। खाला ने सारी तफसील बताई। माम ने जवाब में एक लफ्ज़ भी ना कहा तो इनको तफ्तीश होने लगी। माम पुत्र सब खैरियत तो है ना? हूँ हाँ भी नहीं बोली तू। मुल्कों की खबर हो गई है मेरी हयाती और यहाँ होने की। अब क्या होगा? वो आ रहे हैं मुझे लेने। किसी की हिम्मत के वो मेरी दहलीज पार करें, नूर को फ़ोन दे। वो सारी बात सुनकर गुस्से में आ गई। उन्होंने नूर को सारी हिदायत दी और फ़ोन बंद कर दिया। माम का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हर आहट पर वो चौंक जाती। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि बाहर गेट से शोर की आवाज़ आने लगी। माहम का दिल बैठने लगा। इसे लगा कि मौत से पहले मौत ने इसे घेर लिया हो। माहम का दिल बैठने लगा। पिछले गुजरे हुए तमाम दिन इसे किसी भयानक ख्वाब की तरह याद आने लगे। जो जख्म वक्त ने भर दिए थे तो फिर से रसने लगे थे। वो दहशत की लपेट में आकर बुरी तरह कांपने लगी। दरवाजे पर बुरी तरह दस्तक हो रही थी। ऊंची ऊंची आवाज़ में दरवाज़ा खोलने के लिए कहा जा रहा था। गालियों और मुगलजात का तूफान था जो आने वाले के मुंह से निकल रहा था। जुबैदा खाला की तरफ से दरवाज़ा ना खोलने की सख्त हिदायत थी और इनको किसी भी किस्म का जवाब न देने के लिए उन्होंने कहा था। माम का दिल अनजाने खदशे से होने लगा। काफ़ी देर तक यह तूफान ने बदतमीजी जारी रहा। इसके बाद वो लोग खामोश होकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। फिर भी वक्तन व वक्तन चुदराइन ऊंची आवाज़ में इसे धमकियां दे रही थी। माहम के पैर टहल कर अब शल होने लगे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सिरक रही थी कि बाहर खाला जुबैदा की काटदार आवाज़ आई। इसके अंदर जिंदगी की नमक भर गई। जिस तरह आए हो वैसे ही चले जाओ। ये तुम लोगों का पिंड नहीं है, वो बारोब आवाज़ में बोली थी। हमारी रूह हमारे हवाले करो, हम चले जाएंगे। हो चौधराइन हाथ नीचा कर बोली। कोई नहीं है मेरे पास यहाँ, चलते बनो तुम लोग। अब मेरी बहन के कातिल हो तुम लोग, वो गुस्से में चिल्लाई। अगर ये लोग 5 मिनट में ना जाएं तो बख्तों को कहना इन पर आपने शिकारी कुत्ते छोड़ दे। वो अपनी बात कहकर हवेली में अंदर आ गई। जमाने के बड़े सर्दो गर्म अकेले देखे थे उन्होंने। अब मुश्किल से मुश्किल हालात में घबराती नहीं थी। माँ हम इनको देखते ही इनसे लिपट गई। माँ जैसी खुशबू महसूस होती थी इनके पास। वो बहुत मजबूत फसल साबित हुई थी इनके लिए। शहरियार के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी तसल्ली दी थी इसे और सारे हालात से भी आगाह किया। माँ हमने गहरा सांस लिया। अपने मुस्तकबिल से धुंध में लिपटा दिखाई दे रहा था, कुछ भी वाज़ेह ना था। सजील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। इसे बड़ी उम्मीद थी कि फैसला हक में आएगा। मामू तो इस वाक़े के बाद इन लोगों से दुआ सलाम से भी गए थे। अब वो किसी सूरत भी गवाही देने के लिए रजामंद नहीं थे। बड़े वक्त की गर्दिश में थे वो लोग, जिसमें जकड़े हुए लोगों को इनके साय से भी दागे मुफारकत दे जाते हैं। ये लोग फिर लोग थे, बस खून के ताल्लुक बेहिसी
یہ تکلیف دیتی تھی۔ آج سجیل انظر صاحب کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے مسلسل کہہ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کی ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ بیٹا، میرا دل مزید کسی جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ بات تم بھی جانتے ہو، وہ سرسان سے سمجھا رہے تھے۔ وکیل نے بہت آس دلائی ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ سجیل پر امید تھا۔ اللہ اپنا فضل رکھے میرے بچوں پر۔ تم جاؤ بیٹا، انہوں نے کندھا تھپتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ سجیل نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہسپتال میں شہریار بہت تیزی سے صحتیاب ہو رہا تھا، جس میں اس کی اپنی قوت ارادی بھی شامل تھی۔ ادھر ماہم بھی ان سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن باہر نکلنا اس کے حق میں بہتر نہ تھا۔ دونوں میں اداسیاں گلی ہوئی تھی، بس اچھے دنوں کی آس لیے سب جی رہے تھے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ سجیل نے ساحل کو آنکھوں میں تسلی دی۔ سجیل آج بھی سارا وقت ماموں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ کسی طور بھی اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھے۔ جج صاحب مقدمے کی کارروائی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ دونوں طرف سے وکیل اپنے اپنے دلائل اور شواہد ان کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کے لیے دونوں بھائی کب سے انتظار تھے۔ جج صاحب کا اسپاٹ چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ وہ کیا فیصلہ دینے والے تھے، اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہ ہو پا رہا تھا۔ تمام شواہد اور دلائل کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ساحل نے ارادے کے ساتھ گولی چلائی، جس سے ایک جان کا ضیاع ہوا۔ ان کی پاردار آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، لہٰذا عدالت ساحل کو دی گئی سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ ہینگ ٹل ڈیتھ الفاظ کا سلسلہ سماعت میں اتر گیا تھا۔ سجیل اور ساحل دونوں ہی اپنی جگہ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک دوسرے کا کندھا تک ان کو میسر نہ تھا۔ اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹنا ہی ساحل کا مقدر بن چکا تھا۔ شہریار بہت تیزی سے صحتیاب تھا، ان کے ڈاکٹر بھی اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں بسا چہرہ اسے ٹھیک ہونے میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ وہ تصور میں ہاتھ بڑھا کر اس کے بہتے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو کے ساتھ پھیلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ لے آتی تھی۔ آج خالہ زینب اس سے ملنے آئی تھی تو اسے دیکھ کر وہ نہال ہو گئیں۔ واہ میرا شیر، اللہ حیاتی لمبی کرے، بہت کام نپٹانے میں جلدی سے مکمل ٹھیک ہو جا۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ جی خالہ، وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ ماہم کیسی ہے؟ وہ ٹکتے ہوئے بولا۔ صدقے جاؤں، اب میری دلہن نہیں بولے گا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ جیپ سا گیا اور خجالت سے سر گھچانے لگا۔ پتر، سارے کاغذ تیار کر لیے ہیں، پہلے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو نے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ملکوں کی حویلی میں سرائمی سی پھیلی ہوئی تھی۔ شہریار کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا اور ماہم بھی ہاتھ نہ آئی تھی۔ ساری جائیداد کا حقیقی وارث تو وہی تھا جسے انہوں نے بچپن سے ہی نشے کی عادت بنا کر سب کے سامنے دیوانہ بنا کر پیش کیا تھا۔ اس طرح ان کو سانپ بھی نہیں مرنا پڑا تھا اور نہ ہی لاٹھی پر کوئی حرف اٹھا تھا۔ آج ماہم کا دل بری طرح اداس تھا۔ اس کا دل ساحل کے لیے بھی پریشان تھا۔ اس نے ہر سوچ کو دماغ سے جھٹکنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ ٹیلی فون پر گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون ملانے لگی۔ گھر میں ساحل کو لے کر بہت اداسی پھیلی تھی۔ انصر صاحب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ رقیہ بیگم بھی مسلح کی ہو کر رہ گئی تھی۔ جس کو بھی ساحل کے بارے میں پتہ چلتا وہ انہیں تسلی دینے کے لیے آ جاتا تھا، جس سے ان کے زخم سلنے کی بجائے اور بھی ادھر جاتے تھے۔ آج بھی محلے کی ایک خاتون ان کے پاس آئی تھی اور باتوں باتوں میں ان سے عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا مسلح پکڑ لیا ہے؟ میرے ساتھ چلو، میں ایسی جگہ لے کر چلوں گی کہ ساحل کا معاملہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا، وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ بہن ساری عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا لیے، اب اپنا مقدمہ سب سے بڑی عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے، وہی اب صحیح فیصلہ کرے گا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے عامل بابا صاحب کے پاس چلی جاؤ، سب ٹھیک کر دیں گے، وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں وہ، دھیمے لہجے میں وہ بولی۔ اللہ سے بڑی ہستی تو نہیں ہو سکتے نا وہ، میرا مقدمہ جس عدالت میں ہے وہ بہترین منصف ہے، تو در در کیوں بھٹکوں میں، وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اندرونی جذبات تو ان کو اس عورت کے گھر سے دھکے دے کر نکالنے کا کہہ رہے تھے، جو ان کو غیر سے اللہ سے مدد مانگنے کی غیبت دے رہی تھی۔ وقت چالوں پر چالے چل رہا تھا اور ان سب کے ہاتھ بندے کہہ کے لگا رہے تھے۔ ماہم نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ سجیل نے فون اٹھایا تو ماہم کی آواز سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ تینوں وقت کے شکنجے میں کیسے الگ الگ ہو گئے تھے۔ باہر صاحبہ کا کیا پتہ چلا؟ کچھ نہیں، اس کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا گیا ہے، کوئی ایک گواہی بھی نہیں اس کے حق میں۔ ماہم چاہ کر بھی شہریار کے بارے میں نہ بتا سکی، کیونکہ ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب تک مکمل ٹھیک ہوگا۔ آج کی رات ساحل کی زندگی کی بھیانک ترین راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ تو اس کی انگنت راتوں میں سے یہاں گزری تھی، لیکن آج کی رات جیل کی اس کال کوٹری کے فرش کی کھدراہٹ اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔
وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے صلاحوں کے پاس چلا آیا. ان پر ہاتھ جماتے ہوئے اسے برف سی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو کہ اس کی رگوں میں اترنے لگی. اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی وسعت کی طرف دیکھنا چاہا تو اسے کچھ نظر نہ آیا. چلو کل صبح آسمان دیکھ لوں گا, اس نے خود کو بہلایا. وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے صلاحوں کے پاس چلا آیا. ان پر ہاتھ جماتے ہوئے اسے برف سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. آج کی رات اس کے حساب سے پورے چاند کی رات تھی. سامنے دیوار پر اس نے ٹھیک 14 لکیریں کوئلے سے کاڑھی ہوئی تھیں. پورے چاند کو دیکھنے کی حسرت اسے ستا رہی تھی. آج کی رات گزر جاتی تو پھر شاید یہ نظارہ اس کی زندگی میں کبھی نہ آتا, کیونکہ کل صبح اسے پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا. وہ بھی اسے موت کی سسراہٹ کو اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا. اپنے باقی بچے ہوئے وقت کو اپنی یادوں کے نام کرنا چاہتا تھا. آج جلتی سلگتی یادیں اس کی رفیق تھیں. رقیہ بیگم نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا. وہ رو رو کر اللہ سے معجزے کی طلبگار تھیں. ادھر ماہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی. ساحل کی زندگی کے لیے گڑگڑا رہی تھی. دروازے پر آہٹ ہوئی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں شہریار اپنے پورے قدر و قامت کے ساتھ کھڑا تھا. مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکراہٹ کو ہونٹوں تلے دبائے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے وہ اس کو دیکھ رہا تھا. ماہم اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھی اور اس کے گلے جا لگی. اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی. اب تو میں آ گیا ہوں, اب بھی رونا ہے, وہ اس کے تھوڑی اونچے کرتے ہوئے بولا. ماہم اپنے جذبات پر شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہٹی. وہ بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں. اپنا سرخ چہرہ نیچے کی طرف جھکاتے ہوئے بولی. اچھا ہوں, وہ مسئلہ تو حل کر بھی آیا ہوں, اور تم رو رہی ہو, مسکراتے ہوئے بولا تھا. ماہم نے اسے چونک کر دیکھا جس کی آنکھوں میں یقین کے جگنو چمک رہے تھے. سجیل جیل میں ساحل سے ملنے پہنچا تو ساحل اس کی بے وقت آمد سے پریشان ہو گیا. اس کا دل اپنے والدین کی طرف سے پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا. کیا ہوا بھائی, تم کو مجھے کل وصول کرنے آنا تھا, اس وقت کیسے آ گئے, وہ روندے ہوئے گلے سے بولا. وہ اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ سجیل کا چمکتا چہرہ نہ دیکھ سکا. سجیل کے پیچھے سے سپاہی نکلا. اس نے ساحل کو کوٹری سے تالا کھولا. ساحل پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ باہر آتے ہی سجیل سے لپٹ کر رونے لگا. پھر ایک صبح مسرت کا پیغام لے کر آئی. انظر صاحب کا گھر پھر سے خوشیوں سے بھر گیا تھا. دونوں بھائی ساتھ بیٹھے ہنس رہے تھے. ماہم ماں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی تو شہریار انظر صاحب کے ساتھ بیٹھا ان سے باتیں سن رہا تھا. شہریار جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر ماہم کو لے کر شہر آ بسا تھا. اچانک بادلوں نے گھیرا ڈالا اور پھر بارش سب کچھ بھگونے لگی. ساحل نے باہر سین میں آنے کے لیے اونچی اونچی صدائیں لگانا شروع کر دیں. کیوں بھائی گاؤں نہیں چلنا, بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے. ماہم برآمدے میں کھڑی ساحل کا چڑھا رہی تھی. ساحل نے دونوں کان پکڑے اور فضا